नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी हैं और अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे, जहां पे तमाम एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे कि आज मार्केट में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति और कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नज़र। क्योंकि आप देखिए, बिकवाली जो है वो कई दिनों से अब हावी होती हुई दिखी है। ये हफ्ता जो है भारतीय बाजारों के लिए और खासतौर से बुल्स के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हो रहा है, पर आज राहत की सांस जो है ग्लोबल बाजारों की तरफ से आ रही है कहीं ना कहीं, जो कि संकेत है वो निराशाजनक नहीं है, वो एक अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम नतीजों के लिहाज से देखें तो कुछ बहुत उथल पुथल नतीजों के फ्रंट पे नहीं देखने को मिली है। जी हाँ, बजाज फाइनेंस के नंबर्स पर रिएक्ट जरूर करेंगे, पर आज अब एफएमसीजी कंपनीज के भी नतीजे आने लगेंगे तो उन पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आपको इन नतीजों के सीजन को प्ले करना है और आज क्या थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद करें या नहीं, ये सभी समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर आइए उसके पहले रख लेते हैं आपके सामने वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। सबसे पहले डाउ जोन्स की बात करें तो निचले स्तरों से करीब 200 अंक संभलता हुआ देखा है और अभी गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 24,550 के पास कारोबार कर रहा है। एफआईआईज अक्टूबर में कैश मार्केट में रिकॉर्ड बिकवाली उनकी तरफ से और लगातार जो प्रेशर है भारतीय बाजारों में उनकी तरफ से ही आते हुए दिख रहा है। 86,000 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर वो कैश मार्केट में उन्होंने बेचे हैं। नतीजों के लिहाज से बजाज फाइनेंस के जो नतीजे हैं वो मिले जुले रहे हैं। आईटी अर्निंग्स अभी तक जो हैं कुछ चुनिंदा आईटी अर्निंग्स, खास तौर से मिड कैप आईटी अर्निंग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। कोफोर्ज और परसिस्टेंट की खास तौर से बात करें तो वहाँ पर अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। नतीजों के लिहाज से आज इंपॉर्टेंट डे रहेगा। बजाज फिनसर्व, HUL, SBI लाइफ, TVS मोटर्स और USL, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र। और इसी के साथ अब शो को हम आगे भी बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ग्लोबल बाजारों को विस्तार से समझते हैं कि कल थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से ज़रूर हुई, पर कमोडिटीज़ में क्या कुछ एक्शन है और एशियाई बाजार जो है किस तरीके से मूड बनाते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक, आपसे ही समझना चाहेंगे क्या कुछ संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से। गुड मॉर्निंग। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो संकेत मतलब बहुत एनकरेजिंग नहीं है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। भले ही हमने कल अमेरिकी बाजारों में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी देखी है, डाउ जोन्स करीब करीब 200 अंक सुधरा है, लेकिन अगर अभी देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स करीब 125 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। और एक और जो टेंशन बढ़ रही है ग्लोबल बाजारों के लिए वो है यूएस में बढ़ता बॉन्ड यील्ड। 4.2% पर पहुंच गई है बॉन्ड यील्ड, 3 महीने के हाइस पर हैं, तो बाजार के लिए निश्चित तौर पर यह टेंशन है। एक और चीज हम जो देखना चाहते हैं वो भी हमारे लिए सपोर्टिव नहीं है और वह है चीन और हांगकांग के बाजारों में आज तेजी। हम चाहते हैं कि अच्छा मतलब अभी क्या फंड फ्लोज मूव कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां के बाजार चढ़ रहे हैं, भारतीय बाजार थोड़े प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट की टेंशन अपनी जस की तरह से वहां से कोई हाँ, बस अच्छी चीज ये है कि कोई खराब खबर नहीं आई है, बट कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही वहां से, तो डीएस्केलेशन के संकेत नहीं है। और इस बीच हम क्रूड को भी देख रहे हैं कि भाव जो है $76 के आसपास फिर से पहुंच गए हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि एक रेंज में ही निश्चित तौर पर बने हुए हैं। कल के अगर हम सत्र की बात करें, नेस्डेक में करीब 0.25% के आसपास की मजबूती बनी है। टेक हैवी इंडेक्स है, कल भी हमने देखा कि इनवीडिया के शेयर में 4% के आसपास की तेजी रही, तो उससे सपोर्ट मिल रहा है। बाकी अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आय घटने से जी एरोस्पेस का जो शेयर है 9% टूटा है, जनरल मोटर्स में 10% का उछाला है। और बाजार की जो अगली नजर होगी वो होगी फेड बैठक पर और यूएस में इलेक्शंस पर नवंबर में। दोनों की दोनों चीजें बड़ी ही क्रूशियल होंगी। देखना होगा कि यूएस फेड की तरफ से रेट कट किस तरह का आता है। सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से नवंबर में 0.25% दरें घटने की जो उम्मीद है वो है 89.6%। आधे % के रेट कट पिछली बैठक में यूएस फेड ने किए थे, लेकिन जिस तरह से वहां पे आर्थिक आंकड़े अच्छे आ रहे हैं अमेरिका में और उसके चलते बॉन्ड यील्ड कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है, 4.2% पर पहुंच गई है, तो एक चिंता की बात जरूर है इक्विटीज के लिए और हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों पर उसका इंपैक्ट आ भी रहा है। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल कोई संकेत नहीं है, शांत है। मतलब मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूं ये 2 अंक 4 अंक इसी रेंज में घूम रहा है। 24,550 के आसपास ही गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। अगर हम बाकी एशियाई बाजारों की बात करें
चीन और हांगकांग के बाजारों में 1.5 से 1.5% के आसपास तक की तेजी है। हालांकि जो जापान का बाजार है वहां पर हम प्रेशर आज जरूर देख रहे हैं। तो ग्लोबल बाजार हमारे बाजारों के लिए कम से कम फिलहाल अभी सपोर्टिव नहीं लग रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो एक बड़ी चिंता है वो है एफआईज की बिकवाली जो लगातार चल रही है। एफआईज ने अक्टूबर में करीब करीब 86,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं कैश मार्केट में। लेकिन थोड़ा सा और उसको बारीकी से देखते हैं और इन आंकड़ों को जरा समझती है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल जो एक चीज हुई है कि इंडेक्स ऑप्शंस में कल भी हमने देखा था कि थोड़ा सा आंकड़ा आया था बाइंग का, हालांकि छोटा फिगर था। कल के जो आंकड़े आए हैं उसमें 12,761 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है इंडेक्स ऑप्शंस में, और स्टॉक्स फ्यूचर्स में भी 860 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है। डिप्पी, आपसे समझना चाहेंगे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो ये बिकवाली चल रही है एफआईज की, मतलब अब अपने लास्ट लेग में है? हालांकि इसकी बात भी हम काफी दिनों से कर रहे हैं। देखिए, ये बात आपने मेरे से 5 दिन पहले भी पूछी थी कि लास्ट लेग में है, तब भी मैंने कही थी नहीं, अभी ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट लेग में आने के लिए लास्ट नंबर्स चाहिए, वो नंबर अवेलेबल नहीं है। और कल भी आपने मेरे से पूछा था तो कल भी मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि मेरे को ऐसा लगता है कि एफआईज थोड़ा अभी और माल बेचेंगे। अभी उन्होंने कल और माल बेचा। एक क्वेश्चन 3-4 दिन से ये पूछा जा रहा है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या? तो मैंने 4-5 दिन पहले भी आपको बताया था, आप देखिएगा धीरे 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 करके सारे ट्रिगर्स आप भूलते जाएंगे। एक ट्रिगर सबसे ज़्यादा हावी हो जाएगा माइंड पे सबके, वो एफआईज। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले जब आपने हाइज बनाए थे या इससे पहले मार्केट के अंदर जितनी बड़ी बड़ी तेज़ी देखी है वो एफआईज लेड रैली थी, यानी कि एफआई जनित रैली थी। उस रैली के अंदर इकोनॉमिक पैरामीटर्स थोड़ा पीछे खड़े हुए थे। उस रैली के अंदर थोड़ा डीआईएस का डिप्लॉयमेंट भी थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। रिटेल तो 25,500 से ही बंद हो गया था मार्केट के अंदर आना, क्योंकि उससे खरीदा ही नहीं जा रहा था। तो 26,000 के ऊपर के जो लेवल्स हमने देखे या उसके और ऊपर तक हम गए, वो सब एफआईज लेके गए थे। और वहाँ पे आके बहुत हद तक धीरे धीरे करके एफआईज की तरफ से सेलिंग आना शुरू हुआ। आपको ध्यान है, जब हमने अक्टूबर सीरीज़ की शुरुआत की थी तो हमने 81% के लॉन्ग पोजीशंस के साथ खड़े थे एफआईज के। आज वो लॉन्ग पोजीशंस घटकर 33% रह गई है। इस 50% के बीच में हमने क्या क्या खो दिया आप खुद से देखिए। 26,000 वाला इंडेक्स यानी कि जो निफ्टी था वो करीब करीब अभी 24,800 को भी ब्रेक कर चुका है, 24,500 को भी ब्रेक कर चुका है। कहने का मतलब करीब 1,500 पॉइंट से ज़्यादा तो हमने सिर्फ निफ्टी को खो दिया, सिर्फ निफ्टी को खो दिया, जिसके अंदर देश के 5-6 बड़े 6 सेक्टर्स इंक्लूड हैं जो कि बाजार को धीरे धीरे नीचे नहीं जाने जाते, लेकिन वो भी लेके गए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एफआईज की होल्डिंग में वैसे कोई कमी नहीं आई है। 33% पे एज इट इज़ है बिना किसी बदलाव के। मैं एक बार वो भी लिखवाई देता हूँ। एफआईज की होल्डिंग 33% है बिना किसी बदलाव के। 32 पॉइंट समथिंग है, इसलिए मैं इसको 33 कर देता हूँ राउंड फिगर में। रिटेल के पास करीब 63-64% है, 63 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने इसको 64 कर रखा है। और डीआईएस के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग्स उन्होंने बढ़ाई और घटाई नहीं है, 38% होल्डिंग है। चलिए, मैं ये बात आपकी बात समझ सकता हूँ कि मार्केट के अंदर एफआईज का पैसा निकल रहा है, कैश मार्केट से आपको दिख रहा है वो, और काफ़ी हद तक लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, यानी कि सिस्टम के अंदर जो भी पैसा है वो लॉन्ग साइड पे शिफ्ट नहीं हो रहा। देखिए, सिस्टम सूखा तो रहेगा नहीं, पैसा तो घूमेगा ही, ऊपर घूमेगा नीचे घूमेगा, यानी कि नेगेटिव घूमेगा तो मंदी या तेज़ी का घूमेगा। लेकिन इसमें तेज़ी का पैसा मार्केट के अंदर आ नहीं रहा। और ये बात हमने तब भी आपको बताई थी कि मार्केट का प्रेशर नहीं है इस समय ऊपर लेके जाने में। तो एक तो ये एफआईज की होल्डिंग की थोड़ी दिक्कत है, और दूसरा मैंने 4-5 दिन पहले भी बात कही थी कि भाई आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो कि डीआईएस का पैसा भी मार्केट में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, अभी तक क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन आप मेरे से नहीं, क्वेश्चन आप डीआईएस वालों से पूछो। कि जब एफआईज की होल्डिंग सिर्फ इस देश में 50% से कम हुई है कि आप सारी एवरेजेस तोड़ चुके हो। आपको पता है आपके पास एक भी एवरेज बाकी नहीं है, आपके पास सिर्फ 200 दिनों की एवरेज बाकी है, जिसको हम इन्वेस्टर्स एवरेज कहते हैं। उसके बाद तो एवरेज की कैलकुलेशंस भी बंद हो जाती हैं। 5 से शुरू होती हैं और 200 तक जाती हैं। 5, 10, 20, 50, 100 सब तोड़ चुके हो आप। देखते ही देखते खिसकता खिसकता मार्केट 7 दिन में तो सिर्फ 2% नेगेटिव हो गया, और ये साल का 10% है ऑलमोस्ट, क्योंकि साल का आपका प्रॉफिट निफ्टी का करीब करीब 20% से ऊपर का है। तो अगर उसमें से आप 2-2, 5-5% भी घटाएंगे तो साल का 10-10% प्रॉफिट आप हटा रहे हैं सिस्टम में। आप ऐसा सोच के चलिए। दूसरा पॉइंट मैं एक और क्लियर कर दूं यहीं पे कि जो ऑप्शंस का ट्रेड है जिसमें 12,000 करोड़ रुपए लिखा है,
ये टिपिकली हेज ट्रेड है। जब भी कोई लेवल टूटेगा तो ये सब लोग समझते हैं कि लेवल टूटने पर थोड़ी थोड़ी हैजिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। ये सिर्फ वो हैजिंग का नंबर है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज भी मार्केट में क्या है, तो मैं बोलूँगा एफआईज का रोल है। ना देखिए अभी अर्निंग्स स्टॉक स्पेसिफिक काम करेगा, बाजार को रोकने और चलाने का काम नहीं करेगा। इजराइल ईरान वाला मैटर भी नहीं करेगा, चाइना वाला मैटर भी नहीं करेगा, ब्रिक भी नहीं करेगा, भले कितने विजुअल्स क्यों ना आ जाएं। मैं थोड़ा सख्त होकर बोल रहा हूँ, ऐसे इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट उसको सुनना और जानना चाहता ही नहीं है। मार्केट को भूख लगी, आप बोल रहे हो पानी पी लो, अरे भाई उसको खाना चाहिए, आप पानी क्यों पिला रहे हो बार बार। कुछ मार्केट की ऐसी फीलिंग है कि इसको शॉर्ट कवरिंग बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ज़रूरत है इस समय। नहीं होगा तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एफआईज के नंबर के बेसिस पर भी। अभिषेक जी, आपने कहा लास्ट लेग पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लास्ट लेग की मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। जिस दिन आपको लॉन्ग पोजीशंस 33% से घटकर 20% की एवरेज पे आ जाए, यानी कि 18 भी दिखे, 17 भी दिखे और 22 भी दिखे, तो 20 पे की एवरेज हो गई, उस दिन मैं स्क्रीन पे बैठूं ना बैठूं, आप हो ना हो, कोई सुने ना सुने, मैं आपको आज ही बोल के जा रहा हूँ, आप उस 20% की एवरेज पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट मार्केट के अंदर ज़रूर लगा देना। अगर एफआईएस को इंडिया को खाली नहीं करना और इंडिया के अंदर ही रहना है, तो ये 20% की एवरेज एक बॉटम वाला एरिया है जहाँ से बॉटम बनना शुरू होगा। जाने को आप 10 भी जा सकते हो, बट मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, एवरेज, औसत जिस दिन 20% के आसपास की मार्केट में आ जाएगी शॉर्ट लॉन्ग की, उस दिन आप धीरे धीरे करके पैसा लगाना। इसलिए बॉटम फिशिंग अभी मत करो। ये खड्डा कितना गहरा है किसी को भी नहीं पता। कोई आदमी इधर उधर से कुछ भी बोल दे, अलग बात है। ठीक है, बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। और हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं टीनो स्वदेश पर जो जुड़ रहे हैं, उनकी भी सलाह आपके लिए यही है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट हो रही है, बातचीत हो रही है कि 24,000 भी ब्रेक हो जाएगा। ये तनाव बाजार के लिए निश्चित तौर पर है। और कल के अगर हम सत्र को देखें, निफ्टी के 50 में से 49 शेयर टूटे आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के। सिर्फ 200 शेयर एनएसई पर कल तेजी वाले रहे, उसके मुकाबले 2400 शेयर कमजोरी वाले रहे। निवेशकों के करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए कल की बिकवाली में स्वाहा हो गए और लगातार एक एक करके सारे के सपोर्ट धराशायी होते जा रहे हैं। आज भी कोई ऐसे संकेत नहीं डिम्पी। देखिए गिफ्ट निफ्टी अब बाकायदा लाल निशान में आ चुका है। आज के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या कुछ नीचे जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, कोई ऐसी रेंज है जिसके बीच में नीचे बाइंग करनी है, ऊपर सेल करनी है? देखिए, पहला पॉइंट तो इस तरह का जब फॉल आता है मार्केट के अंदर, तो आपको पैसों का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो आप पहले तो अपने पैसों का मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। अगर आपके पास पोजीशंस हैं, ओवर लिवरेज मत होना। ओवर लिवरेज से आप, अच्छा, मैं ओवर लिवरेज के नुकसान क्या होते हैं मैं बताता हूँ। मैं डीलर रहा हूँ, है ना, स्क्रीन पे मैंने काम किया है। तो मेरे क्या होता है, मेरे क्लाइंट था, मान लो कह रहा है भर लो, मैंने भर लिया, और फिर क्लाइंट कह रहा तो कैसे आप मना करोगे? आपने भर भी लिया या खुद भर लोगे। आजकल तो ऐप है, उस जमाने में ऐप नहीं हुआ करते थे, ऑफलाइन ट्रेडिंग ज़्यादा हुआ करती थी, फ़ोन करके आप सौदे पंच करवाते थे। तो हमने कहा भर लो, भर लिया। अब मार्केट नीचे आ गया तो हम उनको फ़ोन करते रहे, सर पैसे दो, आप पैसे नहीं तो माल काटेंगे। पैसे होते नहीं थे, माल कट जाता था, और आप 4 दिन बाद देखते थे मार्केट में वही लेवल आ गए वापस से। तो आपने और हमने क्या इस प्रोसेस से सीखा? इस प्रोसेस से सीखा कि ओवर लिवरेज आपको मार देगी, तो आप ओवर लिवरेज ना करो। आजकल डीलर आपको फ़ोन तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर में पैसा पड़ा हुआ है, वो एक लेवल तक माइनस हो जाएगा तो आपका मन आपसे कटवा देगा, अरे भैया और लॉस हो जाएगा, काट दो। और होगा क्या कि टिपिकली रिटेलर्स हाई पे खरीद के लो पे काटता है और फिर बाद में बोलता है कि मेरे काटते बाजार चल गया, क्योंकि आप लो पे काट रहे हो। वहाँ तो बॉटम बनने के दिन थे, आपने काट दिया। क्यों? आपका पैसे का मैनेजमेंट नहीं था। इसलिए यहाँ पर पैसे का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट, आप नए सौदों के बारे में सोचना 2-4 मिनट के लिए जरा बंद कर दो। जो पुराने सौदे हैं उसको संभालो। बोले सर हम तो बहुत खुश नसीब हैं, हमने मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं लगाया। अब हम लगाएं क्या? हाँ बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल लगाओ। और कैसे लगाओ? मैंने आपको 2-4 हिंट कर दिया। पहला, 20% की लॉन्ग होल्डिंग्स पे एफआई जिस दिन खड़ा हो जाए ज़रूर लगाओ। मार्केट का बॉटम कहाँ है पता नहीं, चलो एक बॉटम के मैं बोलना नहीं चाहता वो लेवल, लेकिन क्या करूँ, मैं लेवल्स बोले बिना रुक भी नहीं सकूंगा अपने आप को, नहीं तो मेरे पेट में दर्द रहेगा। 200 दिनों की एवरेज का लेवल आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता, वो है 23,300। अभी आप 24,500 पे फ्यूचर, 24,500 के जस्ट नीचे खड़े हो आप। यहां से 1000 पॉइंट भी निफ्टी और टूट जाए तो मेरे को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो 200 दिनों की एवरेज है। आई रिपीट, 200 दिनों की एवरेज 23,300 है।
आप जब भी मार्केट के अंदर अब आएंगे, जो नए वाले आ रहे हैं जो कह रहे हैं हम खुश नसीब हैं, हमने पैसा नहीं लगाया मार्केट के अंदर, अब हम लगाना चाहते हैं, उनको भी अपने माइंड में ये बात फिक्स कर लेनी चाहिए कि 23,300 तक भी मार्केट जा सकता है। 200 दिनों की एवरेज है ये। 23,300 तक भी अगर मार्केट जाना है तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है अब आपको पैसा कैसा लगाना है। आप धीरे धीरे कीजिए, लैब टेस्ट कीजिए ना भी कीजिए तब भी काम चल सकता है। लेकिन ये बात सच है कि मार्केट को हील होने में, ठीक होने में अब समय लगेगा। बाजार ने उन क्रूशियल लेवल्स को बिना किसी चीज़ों के ब्रेक कर दिया जिस चीज़ के लिए वो ब्रेक नहीं करने चाहिए थे। 24,800 का मार्केट के लिए जाना एक बहुत बड़ा झटका है। झटका सिर्फ एक ही दिन में आपको फील हो गया जब 300 पॉइंट और साफ कर दिया, आपको पता भी नहीं चला, आपके नीचे से आप सोचिए अभी रुकेगा, अभी रुकेगा, अभी रुकेगा, ये अभी रुका नहीं, अभी रुका नहीं और अभी रुका नहीं, साफ करता गया। अब आपने मेरे से पूछा कि क्या बॉटम कहीं नियर बाय का बनता है? कोई बॉटम नहीं है नियर बाय का। हाँ, कहाँ पे रुकेगा ये पता नहीं, कहाँ से वापस पुल बैक आएगा ये पता नहीं। आप दो चीज़ों का हिसाब किताब बना लीजिए अपना। पहला, 24,800 जब तक रिपेयर नहीं होगा आपको मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आना ही नहीं चाहिए। ये आपको मैं अलाउ ही नहीं करूंगा, ये मैं तो खुद तो नहीं करूंगा, आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लेना। 24,800 ले आओ, मार्केट की गिरावट को बचाओ। मैंने कल भी आपको ये नारा दिया था, आज मैं फिर से वही नारा देता हूँ। 24,800 ले आओ, मार्केट के गिरावट से बचाओ। 24,800 ले आओ, मार्केट की गिरावट से बचाओ। 24,800 नहीं आएगा, मार्केट पता नहीं कहाँ जाएगा। और मैंने एक आपको खतरनाक लेवल ऑलरेडी बता भी दिया है। तो बॉटम फिशिंग अभी जल्दबाजी में ना करें। आपके पास पैसा है, थोड़ा संभाल के और रखो, थोड़ा पक्का हो जाने दो। कच्चे लंटर पे चढ़ोगे टूट जाएगा, लंटर थोड़ा पक्का हो जाने दो, फिर चढ़ जाना इसी के ऊपर, फिर तो सारी ज़िंदगी छतों पे खड़े रहना है। ठीक, तो ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दी। मेरे पास आज बॉटम नहीं है बताने के लिए, लेकिन एक लेवल है बताने के लिए कि जहाँ से गिरावट थोड़ी रुक सकती है। वो FIs की 20% लॉन्ग पोजीशंस हैं और वो 24,800 है। इन दोनों में से वट एवर इज़ अर्ली, जो भी पहले आ जाए, मैं उसके बाद से बाजार की गिरावट को थोड़ा रुकता हुआ मानूंगा। फिलहाल मेरे को लगता नहीं कि बाजार कहाँ रुकेगा, मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक, रही बात ऊपर आने तक की, जब पहले 24,800 आ जाए फिर देखेंगे, फिर देखते हैं क्या होना है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है। और निफ्टी 50 में क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। पर डिम्पी, निफ्टी बैंक में भी एक भारी बिकवाली, 700 अंकों की कल कमजोरी, यहां पर क्या करें और कौन से लेवल्स यहां पर मार्क करके चले? देखिए, मैं बैंक निफ्टी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। कल बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कमज़ोर कर दिया। अच्छा, इसकी वजह भी थी, 12 में से 11 शेयर तो लाल निशान में थे, तो कैसे कमज़ोर नहीं होगा, होना ही था, वो हुआ भी। ICICI बैंक को छोड़ दिया जाए, कोई निफ्टी का टॉप गेनर था और वो भी बैंक निफ्टी का इकलौता शेयर था। इसके अलावा और कोई भी निफ्टी का शेयर नहीं था, ज़्यादातर शेयर लाल निशान में थे। सिर्फ ICICI बैंक को छोड़ दिया जाए, वो भी कितने आपके सामने पैसे चल रहे हैं, 8 रुपये के हिसाब से चला है, 0.67 चला है ना। तो बैंक निफ्टी ने कल एक्स्ट्रॉर्डनरी गिरावट दिखाई। मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बता देता हूं कि बैंक निफ्टी का भी 200 दिनों का एवरेज बाकी रह गया। सारे एवरेजेस हमने तोड़ दिए, 5, 10, 20, 50, 100। देखो, मैं बार बार आज एवरेजेस की बात क्यों बोल रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे कल तक तो नहीं बोल रहे थे, आज बार बार एवरेज की बात क्यों बोल रहे हैं। एवरेज की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे आपके सपोर्टिव जंक्शंस थे बाजार में। ये सारे वो लेवल्स होते हैं, पिवट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से लगता है कि यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा। आप पहले 5 तोड़ते हो, 10 तोड़ते हो, 20 तोड़ते हो, 50 तोड़ते हो, 100 भी तोड़ दिया। तो 100 दिनों में जो नुकसान नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जो 100 दिनों के लेवल्स थे वो अब टूट गए। तो 100 दिनों की कई हुई मेहनत चली गई पानी में। इस 100 में ट्रेडिंग डेज की बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल डेज नहीं बोल रहा। 100 ट्रेडिंग डेज काउंट होंगे तो उसकी आपकी मेहनत करी कराई चली गई, यानी कि तेजी वालों के। तो इसलिए 200 दिनों के एवरेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं लेवल्स फिर नहीं बताऊंगा इसके, लेकिन एक नोटिस जरूर करवा देता हूं। अब मैं नहीं चाहता कि ये लेवल्स आ जाएं। वो है 49,357, ये लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के भी। तो 50,000 के भी नीचे चला जाए कोई बड़ी हैरानी। इसलिए जो नए लोग सिस्टम में आना चाहते हैं, इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखना कि FIs का भी था नहीं बनी है, अभी बॉटम नहीं बना है, अभी वो झूल रहा ऊपर और नीचे थोड़ा सा। FIs का बॉटम बनने के लिए 20 लाओ, 18 लाओ, 17 लाओ लॉन्ग होल्डिंग्स को। 33 की लॉन्ग होल्डिंग्स पे बॉटम कैसे बन जाएगा? घूम जाए तो फिर 50 तो आपको पता ही नहीं लगेगा जब तक 50 की होल्डिंग्स नहीं आएगी। एक बस मैं बैंक निफ्टी में अच्छी चीज आपको मैं बता देता हूं, अच्छी चीज भी सुनने की है, वो है इसका पुट कॉल रेशो। बाजार सस्ता हो गया कि महंगा हो गया, काफी हद तक बहुत सारे इंडिकेटर से बताया जा सकता है, लेकिन इसमें एक पुट कॉल रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
तो पुट कॉल रेशियो इस समय 0.60 के भी नीचे चली गई है। यह है 0.52 के आसपास की पुट कॉल रेशियो, जो मैं इसकी बात बता रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं एक बार आपको पूरा फाइनल करके बता देता हूँ क्या रेशियो है। 0.59 है, सॉरी 52 नहीं है, 59 है। तो 0.60 के नीचे खड़े हैं हम। लिटिल बिट मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हाँ, इसको कोई इधर उधर ना कैलकुलेट करे। लिटिल बिट, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ चुका है। ये होगा क्या कि छोटा सा एक पुल बैक दिखाएगा लेकिन वापस नीचे आ जाएगा। सर वापस नीचे क्यों आ जाएगा? क्योंकि 51,500 आपने साथ छोड़ दिया। जब तक 51,500 नहीं लाओगे बाजार की गिरावट को नहीं रुकेगी। तो एक नारा याद रखो, 24,800 लाओ, बाजार की गिरावट से बचाओ। 51,500 लाओ, बाजार की गिरावट से बचाओ। 51,500 के नीचे और 24,800 के नीचे मार्केट कहां पे ले जाएगा आपको ड्रैग करता हुआ हमें नहीं मालूम। कौन सी और नेगेटिव खबर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज़ की ना करें। ये सोच के ना मार्केट के अंदर आए कि मार्केट बहुत सस्ता हो गया है, मैं आ जाऊं। ये आप और मैं तय नहीं कर सकते मार्केट सस्ता है। मार्केट अपना बॉटम बनाएगा तो आपको खुद से और मेरे को और आपको फील भी करवा देगा। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आपको खुद से फीलिंग होने लगेगी। ऑप्शन स्टेटस थोड़ा देख के काम करें। एग्रेशन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और बाजार लाइट है काफ़ी। एक वर्ड सृष्टि में आपसे सिर्फ एक आज 30 सेकंड और फालतू लूंगा। मैं एक वर्ड बार बार इस्तेमाल करता हूँ, मार्केट बहुत लाइट है, और इसका मैंने एग्जांपल देके बताया कि मैं धक्का देता हूँ तो बहुत जल्दी भरभरा के आगे जा रहा है, और मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो बहुत जल्दी खिंच के भी आ रहा है। ये लाइट मार्केट ना इंस्टीट्यूशनल्स के लिए तो ठीक है, रिटेलर्स के लिए ठीक नहीं है। रिटेलर्स को पता ही नहीं चलेगा कब कब मैं बाजार ऊपर आ गया, क्योंकि बहुत स्पीड से ऊपर आएगा, और अगर और जाना होगा तो और भी स्पीड से जाएगा। ये 300 पॉइंट कल उसका एग्जांपल है, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी उसका एग्जांपल है। क्या आप इससे पहले बहुत स्ट्रांग थे क्या? 700 पॉइंट के आपने तोड़ दिया। 700 पॉइंट इसलिए तोड़ दिया, मार्केट बहुत लाइट हो गया है। ये हल्का सा धक्का देने से और खींचने से ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए रिटेलर्स थोड़ा ध्यान रखें इस बात का कि आप ऐसा सोच रहे मैंने ये पोजीशन ले ली है, अरे 200 पॉइंट के जाएंगे, इतना मार्केट टूट गया। सर 1 घंटे में साफ कर देगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आराम से पोजीशंस लो, आराम से ट्रेड करो, मार्केट की थाप पाने दो, मार्केट को थोड़ा रुकने दो, समझने दो, उसके बाद आओ। आने की मनाही नहीं है। 51,500, 24,800 रिपेयर होने दो। ये बिना रिपेयर करे आप आओगे तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है अभी भी सिस्टम में। मैं आपको डरा वरा नहीं रहा। कर मुरलीधरन जी है हमारे एक एक्स पे हमारे साथ ही जुड़ते हैं, उन्होंने मेरे को पर्सनली लिख के भेजा कि सर सारे लेवल टूट रहे हैं। बाद में उन्होंने ये भी लिखा आफ्टर ऑल सर बाजार ही है। तो सर लेवल्स बताने और समझने के लिए हैं, लेवल्स टूटने के लिए भी हैं, लेवल्स टूटते भी हैं। अगर लेवल्स ऊपर के टूटेंगे तो नीचे के भी टूटेंगे। 24,800 अगर मैं आपको बार बार बता रहा था तो उसका असर आपने एक ही दिन में देख लिया कि कैसे आपका मन सा भर आया कि देखिए कितना टूट रहा है मार्केट। चलिए आगे और मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। देवांश शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ गए स्क्रीन पर, थोड़े मेहमान और आते जाएंगे। त्योहारों का सीजन है, जब मार्केट इस तरह से टूटता है ना, थोड़ा मन खराब होता है। आप अच्छे अच्छे कपड़े डालें, आपके घर में मिठाइयाँ हो, खूब साज सज्जा लगी हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो लाल रंग से भरा हुआ हो तो फिर मन नहीं करता। इसलिए कम से कम कोई ऐसा भगवान प्रोविजनिंग कर दे, कम से कम त्योहारों में मार्केट और ज़्यादा ना टूटे। अच्छा लगता है परिवार के साथ आप बैठे हो और आप मायूस होकर बैठे हो, आपका पोर्टफोलियो नीचे हो। कल मेरे को एक सज्जन का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मैं रोज़ 4 लाख रुपए अपने पोर्टफोलियो से दे रहा हूँ मार्केट के। तो मैंने कहा सर वो दिन भी तो थे जिस दिन आप रोज़ 4 लाख रुपए लेते थे मार्केट से। तो ये तो समय है और ये मार्केट का हिस्सा है। अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डिज़ाइन करो और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रखो, लेवल्स को चेक एंड बैलेंस करते रहो। अगर आप नौकरी में ध्यान देते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, रोज़ टाइम पे जाते हो, टाइम पे आते हो, ऐसे मार्केट के अंदर भी आपको समय देना पड़ेगा, इंटेलिजेंस अपनी देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। ये कह के कि 3 लाख का मेरा रोज़ का नुकसान हो रहा है या 3 लाख का मेरा रोज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ना ही अहंकार में फूलो, ना ही इस द्वेष राग इसमें शोक में कहीं धंसे जाओ। कुछ नहीं है, कभी हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। अच्छे से मैनेज करो बस, और कॉन्फिडेंस हाई रखो। बाजार आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। जिस दिन ये भावना आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिबांग भाई नमस्ते, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपका टेक, साथ में अपने शेयर्स भी बताइएगा। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें मार्केट की तो निफ्टी का ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में। सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए निफ्टी पे। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का जो रेजिस्टेंस जोन है 24,800 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें 24,350, 24,400 सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो सेल एंड राइज का मार्केट देखने मिल रहा है राइट नाउ। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें,
बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड नेगेटिव है। हमें लगता है कि 51,100 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 51,800 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर। लेवल्स आप चेक कर लीजिएगा फिर से अपनी 51,000 पर निफ्टी बैंक के लिए अगला सपोर्ट है, 51,800 पर रेजिस्टेंस है। तो देखिए छोटी रेंज भी है और इस मार्केट में ना मतलब छोटे छोटे कदमों के साथ ही आपको चलने की सलाह भी हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। चलिए ये समझ लेते हैं कि आपके लिए आज स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहाँ पर बनेंगे। अच्छा, कल के सत्र में हम तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे तो ज़्यादातर के पास है ना सेल कॉल ही निकल के आई थी, और जब कॉल्स में भी मतलब स्टॉक्स में भी जब आपको ये पता चल जाए कि नहीं बिकवाली की रणनीति आ रही है तो बाजार को लेकर ना कन्विक्शन थोड़ा डोलता भी है और उससे समझ में भी आ जाता है कि अच्छा मूड क्या है, टेक्सचर क्या है। सोनी पटनायक हमारे साथ हैं जेम फाइनेंशियल से। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग और शुरुआत करेंगे आपके स्टॉक से। बताइए आज कहां पर नजर रखनी है, कहां मौके बनेंगे आज? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे अगर हमें थोड़े से सेल कॉल्स पे ध्यान देना चाहिए। कल हमने रेकमेंड किया था गोदरेज सीपी पे सेल करने के लिए। सो कल जो गोदरेज सीपी पे यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है चार्ट्स पे 200 ईएमए के बिलो क्लोज दिया है। सो पोजिशनली स्टॉक स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है। यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर फ्यूचर्स पे आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए 1320 पे। यहाँ पे टारगेट रहेगा 1270 और दूसरा टारगेट रहेगा 1250। साइमल्टेनियसली यहाँ पे आप 1300 की पुट ऑप्शन में भी खरीदारी करने की आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ एक ऑल्टरनेटिव भी दे रहे हैं। अराउंड 30 अगर आपको प्रीमियम नजर आता है वहां पे आप बाई कर सकते हैं। 22 के करीब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टुवर्ड्स 40-45 यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। ये यहाँ एक डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहती हूँ कि हमने कल ही अपने क्लाइंट्स को इसी लेवल पे ऐसे रिकमेंडेशन दिए हैं पुट ऑप्शन के माध्यम से। सो ये हमारा एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। अभी के लिए बस एक ही सेल कॉल रिकमेंडेशन पे जाना चाहेंगे बिकॉज मोस्ट लाइकली आज मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक रिकवरी दिख सकता है, बट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं। सो आई थिंक अभी के लिए ज्यादा रिस्क ना लेके एक ही कॉल पे यहाँ पे हम रिकमेंड कर रहे हैं। एक ही कॉल आती हुई सोनी की तरफ से और वो भी सेल साइड की कॉल है, और साथ ही सोनी ने डिस्क्लेमर भी दिया है कि इनके क्लाइंट्स के बाद को भी इन्होंने ये रिकमेंड की है। तो जीसीपीएल यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। साथ ही अब दिवांग आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? एक यहाँ पे बाय कॉल रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिजन का एक पॉसिबल एक बेस बनाया, सपोर्ट बनाया आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1240, टारगेट है 1320। नेक्स्ट स्टॉक सेल कॉल रहेगा टाटा स्टील पे। टाटा स्टील पे बात करें डेली चार्ट पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में है स्टॉक, तो हमें लगता है और भी इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। टाटा स्टील सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 154, टारगेट है 146। ये कुछ एक लेवल्स हो गए। आप टाटा स्टील एक और शॉर्ट कॉल देख रहे हैं, इससे पहले सोनी ने भी आपको एक शॉर्ट कॉल दी है, तो दो तो शॉर्ट कॉल होगी आउट ऑफ 3। और एक जो शेयर जो बाय में दिया है वो कल का एक स्टार परफॉर्मर था, वो था आईसीआईसीआई बैंक। देखिए कॉन्फिडेंस का लेवल आपको एनालिस्ट की कॉल से भी पता लग रहा है। जैसे अभिषेक जी भी आपको बता रहे थे कि देखिए सेल कॉल ज़्यादा आने लगी, ये सब होने लगा। कॉल्स कम आना भी ये बताता है कि कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर कम है। अच्छा, हम सब ना टिपिकली बाय बर्थ ही बुलिश होते हैं, अमूमन होते हैं। अपनी पढ़ाई से, अपने इंटेलिजेंस से हम थोड़ा शॉर्टिंग वोटिंग सीख जाएं या हम शॉर्ट करने लग जाएं, वो एक अलग है, बियर हो जाए। लेकिन ये तो अमूमन हम बाय बर्थ बुलिश ही होते हैं सब लोग। हमारे यहाँ पे पीढ़ियों में ये सिखाया गया कि पहले माल खरीदो बाद में बेचो। सारे दुकानदार यही करते हैं, पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं। सारी इंडस्ट्री यही करते हैं, पहले कच्चा माल खरीदती है बाद में बेचती है ना। बहुत सारा सिस्टम का अमूमन यही काम है। तो हम बाय बर्थ ही बुलिश है, तो इसलिए थोड़ा मार्केट के अंदर जब बुलिशनेस गुम होती है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ों का डैमेज होने लगता है, ना केवल लेवल्स का, पोर्टफोलियो का, बल्कि आपकी अपनी सोच का भी, जो आप सदियों से या सालों से मेंटेन रखे होते हो, तो वो भी थोड़ा सा एक डैमेज होता है। इसको हम सेंटिमेंटल डैमेज बोलते हैं और भावनाओं का खेल बोलते हैं। आपने सारे शेयर्स नोटिस कर लिए होंगे, मैंने थोड़ा समय लेके आपके सामने सारी प्लेट्स चलवा दी ताकि आपसे कोई भी शेयर छूटे नहीं। फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी आपको ट्रेड करना कीजिए। ये जो बाय की आप देख पा रहे हैं, ध्यान रखिए गोदरेज की पुट है ये। एक बार वापस से दिखा देना पुट। आज मॉर्निंग में ही एक पुट आपको मिल गई है जिसमें 40 रुपये का टारगेट है। वापस दिखाइए पुट, ये सोनी पटनायक ने आपको दिया है। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ट्रेड करो। अच्छा, एक और चीज़,
सोनी ने ना आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि मार्केट के अंदर पुल बैक भी आ सकता है, लेकिन साथ में आधा और भी बोला था कि पुल बैक आ जाएगा तो सस्टेन होगा कि नहीं होगा ये भी चेक होना बाकी है। तो इसलिए मेरा भी मानना है कि पुल बैक आ जाए, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी आ जाए, लेकिन वो सस्टेन होगा नहीं होगा मेरे को भी नहीं पता। तो 51,500, 24,800 कम से कम लाओ, कम से कम जाओ। जिन्हें को मैं अपने साथ जोड़ रहा हूँ ताकि वो आपको स्टॉक से न्यूज़ वगैरह अच्छे से बता पाएँ, ज़रा उसको नोटिस कर लीजिएगा। फिर अर्निंग्स वगैरह भी हम आपके सामने रखेंगे। जब सारी चीज़ें रखते जाएंगे तो स्टॉक्स वगैरह पे एक्सपर्ट्स का व्यू लेते जाएंगे। जिन्हें गुड मॉर्निंग, ज़रा बताइए आज के स्टॉक से न्यूज़ और कुछ अर्निंग्स है तो वो भी बताइएगा। जी गुड मॉर्निंग। तो स्टॉक से न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहले देखेंगे जोमेटो पे कंपनी ने QIP प्लान को मंजूरी दी है। 8,500 करोड़ का QIP करेगी। वहीं आगे जाके कंपनी ने कहा है कि जो क्विक कॉमर्स का ग्रोथ है EBITDA मार्जिन्स का वो 4 से 5% तक हमें देखने मिलेगा। वहीं आने वाले कुछ सालों के लिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि वो 20% CAGR 20% के CAGR से ग्रोथ करेगी। वही जो डार्क स्टोर्स का कंपनी के पे गाइडेंस है तो उन्होंने कहा है कि FY25 तक 1000 डार्क स्टोर्स कंप्लीट करेगी और उसका जो एम है बाय December 26 वो करेगी 2000 डार्क स्टोर्स कंप्लीट। इसी के साथ मैज़गॉन डॉक भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने अप्रूवल दिया अपने स्टॉक स्प्लिट रेशियो का 1:2 में स्टॉक स्प्लिट देखने मिलेगा और उसी के साथ कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी जारी किया है 23.2 पर शेयर का। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा पावर ग्रिड। कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट्स में एज ए सक्सेसफुल बिडर निकल कर आया है। टोटल जो प्रोजेक्ट का बेस है वो है 6 गीगावाट्स का और ये राजस्थान बेस्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पर कंपनी एज अ बिडर निकल कर आया है। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा पेटीएम। NCPI से हमें फाइनली अप्रूवल देखने मिला है कंपनी को। अब अपने ऐप पर नई यूजर्स एडिशंस करने का मंजूरी इसको NCPI से मिल चुका है। पांचवा स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे तो IDBI बैंक फोकस में रहेगा। सोर्सेज की माने तो गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस था IDBI बैंक का उसको मंजूरी देते हुए नज़र आ रही है और जो इसका बिड है उसका ड्यू डिलीजेंस शुरू होगा नवंबर तक और जो कंप्लीट प्रोसेस है फाइनेंशियल बिड्स का वो लाइकली Q4 तक हमें नज़र आता हुआ कंप्लीट नज़र आएगा। इसी के साथ चॉइस इंटरनेशनल भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी का जो आर्म है वो 2 बिजनेसेस को अक्वायर करेगा। रिटेल लैंडिंग बिजनेस अक्वायर करेगा पैसा बड़ी फाइनेंस का और श्योरवर्थ फाइनेंशियल सर्विसेज का। और इसी के साथ जो कंपनी का टोटल AUM होगा वो 75% से ग्रो होकर 801 करोड़ रुपए देखने मिलेगा। इसी के साथ Hyundai मोटर्स भी फोकस में रहेगा। तो FTSE रसल के द्वारा हमें पता चला है कि उन्होंने जो कहा है कि ये FTSE ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स में एडिशन होने से एलिजिबल कंपनी नहीं है। उनका मानना है कि जो मार्केट कैप के जो पैरामीटर्स होते हैं वो फेल करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट को, जिसके वजह से ये इंडेक्स में शामिल नहीं हो पाएंगे। और लास्टली अडानी एंटरप्राइज भी फोकस में रहेगा। हाल ही में कंपनी ने QIP किया था और अक्टूबर 29 को फिर से बोर्ड मिलेगा फंड रेजिंग प्लान्स के लिए। ठीक है, तो ये तमाम खबरें हैं। हालांकि कोई मार्केट मूविंग इसमें ऐसी कोई खबर नहीं दिख रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जोमेटो का जो शेयर है वो फोकस में रहेगा। बाजार को हालांकि अंदाजा था कि 8,500 करोड़ रुपये जुटाने वाले हैं QIP के जरिए और ये खबर आ भी गई है। लेकिन नतीजे किस तरह के आए हैं जरा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस के नंबर आए हैं, जोमेटो के नंबर आए हैं। नंबर्स किस तरह के रहे हैं, क्या सेंटिमेंट्स उससे बिल्ड हो रहे हैं, ये समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, अर्निंग्स से क्या संकेत हैं, कौन से नतीजे आए हैं? जी बिल्कुल, ओवरऑल देखा जाए जो अर्निंग्स आ रहे हैं मिले जुले या वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। अब थोड़ी मुश्किल हो रही है गुड सेट ऑफ नंबर्स ढूंढने के लिए। अगर आप लार्ज कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें, दोनों जगह बहुत अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात करता हूँ। यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं और इसका जो इम्प्रूवमेंट है रूरल B2C सेगमेंट में जो है ज़्यादा देखने मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबलाइज ज़रूर हुई है, लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे जो है थोड़ी सी मार खाई गई है कंपनी, और कॉस्ट ऑफ फंड्स उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है। जोमेटो हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। पैट मिस एस्टिमेट किया है और मार्जिन्स लार्जली इनलाइन रहे हैं और रेवेन्यू इनलाइन रही है। ओवरऑल देखा जाए तो जो EBITDA मार्जिन है वहाँ पे लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स का जो है बढ़त देखने मिला है और फूड डिलीवरी बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है रिलेटिवली स्टेबल रहा है और थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ब्लिंकिट के सेगमेंट यानी कि जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है वहाँ पे देखने मिली है। तीसरा स्टॉक इंडस स्टार्स, यहाँ पे बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन जो नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आया है उसमें इसलिए आया है क्योंकि एक राइट बैक हुई है 1000 करोड़ के ऊपर की। जिस तरह जो ड्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के वो मिलने लगे हैं, तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स ऑपरेशनली भी इंडस स्टार्स के लिए देखने मिली है।
M&M की बात करें स्टैंड अलोन बेसिस पे जो नंबर्स हैं कमज़ोर आए हैं, अनुमान से कम आए हैं और कंपनी ने जो गाइडेंस है, जो रिटर्न ऑन एसेट्स होती है, उसको गिरा दिया है। अब उसका जो रेट है 1.8% टू 2% है। पहले ये जो रेंज था ये लगभग 2.2 टू 2.5% था, तो इसके लिए स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन आज देखने मिल सकता है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया, जहां पे रेवेन्यू लगभग 38% का ग्रोथ आया है और एबिटा में भी 30% का उछाल आया है। चॉइस इंटरनेशनल की बात करें तो दूसरी तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, रेवेन्यू पैट एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आया है और जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिली है। ICICI प्रू लाइफ की बात करें तो लार्जली इनके जो ऑपरेशनल इंडिकेटर्स हैं स्टेबल देखने मिले हैं। नेट प्रीमियम इनकम में लगभग 7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल आया है। कैनफिन होम्स की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आया है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है, GNPA NNPA दोनों में गिरावट सिक्वेंशियली आया है और पैट में 34% का जंप देखने मिला है। अब मैं बात करूंगा 3 स्टॉक्स की, तीनों ही मिड कैप IT कंपनीज़ हैं। तीनों के नतीजे जो हैं स्टेबल या अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। जेंसा टेक की बात करें तो सिक्वेंशियली 2% का जो है ग्रोथ आया है, अनुमान से बेहतर है। परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी जो है ऑपरेशनल नंबर्स में स्ट्रेंथ आया है और आखिर में कोफोज की बात करें तो यहाँ पे बढ़िया नतीजे देखने मिली है और इसका इम्पैक्ट सिग्निटी के एक्विजिशन का भी है। हालांकि मार्जिन्स में दबाव ज़रूर है, लेकिन जो टॉप लाइन की ग्रोथ आई है डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की और जो रुपी रेवेन्यू ग्रोथ की, वो में स्ट्रेंथ देखने मिला है। तो मिड कैप IT स्टॉक्स में सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्मेंस आया है। इसके अलावा बाकी सब इनलाइन मिक्स या कमज़ोर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी रिजल्ट्स की समरी हमें बताने के लिए कि कहाँ पर नतीजे अच्छे देखने को मिले और कहाँ पर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन्हीं नतीजों पर ब्रोकरेजेस की क्या रिपोर्ट है, उनका क्या टेक है, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट जो है काफ़ी गहरा आता है स्टॉक प्राइस के लिहाज से। तो समझते हैं कहाँ पर आई हैं रिपोर्ट्स। अब वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट के साथ। वरुण बताइए कहाँ पर है आज रिपोर्ट्स। डेफिनेटली, तो शुरुआत करूंगा बजाज फाइनेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस टारगेट कट्स आए हैं। आप देखिए जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन प्राइस टारगेट कट किया है। 8620 से काट के 8400 का किया है और JP मॉर्गन को भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी अपना प्राइस टारगेट कट किया है। हालांकि ओवरवेट का कॉल है, लेकिन प्राइस टारगेट 8000 से काट के अब 7300 का दे रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो इन लाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा ऊपर है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे चल के कम होगा। वैल्यूएशन रीजनेबल है, लेकिन एक दिक्कत की बात जो ब्रोकरेज हाउसेस को समझ में आ रही है वो है एसेट क्वालिटी। नो डाउट स्टेबल है, लेकिन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है और ये एक कारण है जिसके वजह से ब्रोकरेज हाउसेस ने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने प्राइस टारगेट जो है वो कट किए हैं। खासकर JP मॉर्गन ने 8000 से काट के 7300 और जेफरीज ने भी अपने प्राइस टारगेट काटे हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की और वो है जोमेटो का। जोमेटो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी रिपोर्ट्स है, क्योंकि नुवामा ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। 285 से बढ़ा के 385 का किया है। इनका कहना है कि ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी हो रही है कंपनी की। ब्लिंकिट का जो डार्क स्टोर एडिशन है वो ज़्यादा तेज़ी से होने का अनुमान ये लगा रहे हैं। नो डाउट प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो कंपनी की ग्रोथ की तरफ काफ़ी अच्छी है। इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। लेकिन मैक्वेरी अभी भी 100 रुपये का प्राइस टारगेट दे रहा है, ये बदलने को तैयार नहीं है। अंडर परफॉर्मर की रेटिंग है, ये बेसिकली कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लेकिन ब्लिंकिट में कोई मीनिंगफुल मार्जिन डाइल्यूशन नहीं देखने मिला है। फूड डिलीवरी मार्जिन एक्सपांशन जो है वो अनुमान से थोड़ा बहुत कम रहा है और QIP का जो इशू है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर एक ओवरहैंग बना हुआ रहेगा। वहीं UBS के जोमेटो पे बाई का कॉल है और प्राइस टारगेट जो है 320 का इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि अगर आप देखेंगे तो क्विक कॉमर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी थी, लेकिन फूड डिलीवरी में थोड़ा बहुत मॉडरेशन देखने मिला है। अब बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की और सिटी की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह है, 800 रुपये का प्राइस टारगेट जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि नियर ग्रोथ लीवर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। कैटेगरी में ये कंपनी ग्रो कर रही है, टेरिटरीज़ में ये कंपनी ग्रो कर रही है, जिसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। हालांकि थोड़े बहुत हैवी रेंज का इम्पैक्ट जो है ओवरऑल एबिटा पे देखने मिला है। मल्टीपल्स अच्छे हैं, लेकिन रोबस्ट बिजनेस ग्रोथ जो है वो यहाँ पे इसमें देखने मिल सकती है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज इमर्जिंग मार्केट्स पे गोल्डमैन की आई है और इसको आपको सुनना होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल अपील जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉफिट जो है वो थोड़े बहुत धीमे हो रहे हैं और वैल्यूएशन जो है वो थोड़े बहुत स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं, इनको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और बैकड्रॉप जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्टिव नहीं है। हो सकता है 3 से 6 महीने में मार्केट्स थोड़े बहुत करेक्टिव फेज़ में रहेंगे, ये इनका कहना है। लेकिन टैक्टिकल इंडियन स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है। हालांकि इंडिया में इन्होंने अब ओवरवेट से अपना स्टैंस जो है वो बदल के
न्यूट्रल कर लिया है और खासकर एशिया और इमर्जिंग मार्केट एलोकेशंस पे भी निफ्टी का टारगेट इन्होंने रिवाइज किया है। अगर आप देखेंगे तो 3 से 6 महीने के लिए 24,500 और 25,500 और 12 महीने का जो प्राइस टारगेट है वो 27,000 से 27,500 से काट के 27,000 कर दिया है। तो थोड़ी बहुत कटौती वहाँ की है, लेकिन अभी भी अपसाइड देख रहे हैं। ऑटोस, टेलीकॉम्स, इंश्योरेंस, रियल्टी, ये इनके फेवरेट पिक है या फिर ओवरवेट है इसमें ये। और डाउन साइकिल ये देख रहे हैं इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, केमिकल और फाइनेंशियल्स पे। तो यहाँ पे भी आप नज़र रखिएगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण ये पूरी लिस्ट के लिए कि कहाँ पर आई हैं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। और ख़ास तौर से जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए इस मार्केट करेक्शन में शायद ये पहले ब्रोकरेज हाउस हैं जहाँ पर उन्होंने सामने से आकर अपना स्टांस भी बदला है। हालांकि लक्ष्य जो है निफ्टी 50 के लिए 12 महीने के टारगेट्स पहले 27,500 थे, अब उसको 500 पॉइंट ही घटा के 27,000 कर दिया है। पर ऐसे जंक्चर पे जहां पर ऑलरेडी थोड़ा मूड और माहौल ख़राब है, ऐसी रिपोर्ट आने से थोड़ा सा और उसका इम्पैक्ट रहता है। पर अब देखते हैं कि बाकी ब्रोकरेज हाउसेस भी इनके बाद जो है कुछ अपने स्टैंड में बदलाव करते हैं या नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं आपको थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे याद है जब आप कुछ समय पहले हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में थे, आपने ये ज़रूर आगाह किया था कि देखिए जो मिड कैप स्मॉल कैप की हालत है ना, वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और अब हम देख भी रहे हैं कि बाज़ारों में सबसे ज़्यादा करेक्शन कहाँ पर आ रहा है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा फंसते हुए महसूस ज़रूर करते हैं। पर विवेक, अभी क्या स्टैंड है आपका? क्या आपको लगता है कि गिरावट और भी गहरा सकती है? और इसी के साथ जो है कोई पॉकेट्स अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो जहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन कम्फर्ट नहीं है। सृष्टि और पैनलिस्ट में सबको गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये मैं बहुत मतलब पिछले 2-3 महीने से एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार एक बार गिरना, और इसके लिए मैं आपने सही कहा कि बॉम्बे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और पर्टिकुलरली स्मॉल कैप इस सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थे। अब पूछने वाला ये पूछ सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्यों गिर रहा है, वो तो लार्ज कैप है। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी एफआईआई को या फिर एफपीआई को जब दिखता है कि वैल्यूएशन ज्यादा है कोई भी सेगमेंट में एक कंट्री में, तो वो लोग पहले बेचते हैं लार्ज कैप्स। तो इसके लिए लार्ज कैप, इनफैक्ट जब बॉम्बे में था मैं बोल रहा था कि वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट काफी है, और लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग बेचेंगे लार्ज कैप, इसके लिए वो इंडेक्स दोनों नीचे आए हैं। और जो कल ऑलमोस्ट 4% का फॉल था स्मॉल कैप इंडेक्स में, ये देख के मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि स्मॉल कैप इंडेक्स, इनफैक्ट लाइव पे भी बहुत बार कहा है कि स्मॉल कैप फंड से हमने ऑलमोस्ट 0 कर दिया था एलोकेशन। तो अब नीचे जा रहा है, तो हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। अब इसको रीएलोकेट करेंगे, और रीएलोकेट करने के लिए आपने जैसे पूछा कहाँ पे अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट लार्ज कैप ओवरऑल अच्छा लग रहा है। आप अगर निफ्टी की कोई भी कंपनी ले लो 2-4 छोड़ के, आपको दिखेगा कि वैल्यूएशन कंफर्ट काफी वहां पे ज्यादा है। और मुझे लगता है कि बाजार चाह रहा है कि जो 4 जून का लो था, जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, इलेक्शन का रिजल्ट आया था, वो एक बार लो टेस्ट करके वहां से एक बाउंस बैक दे। अगर वहां से बाउंस बैक देता है और जब नया पैसा आएगा, इनफैक्ट 2-4 रेनोफोर्स अभी भी चल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, और 1-2 बंद भी हुए हैं, वहां पे आप कलेक्शन देख लीजिए, ये सारा का सारा पैसा वापस बाजार में आना है। तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो जो लार्ज कैप में कंफर्ट है वो फंड हाउसेस को भी दिखेगा, और वहां पे आपको पैसा आते हुए दिखेगा, और बाउंस बैक वहां पे सबसे पहले आपको आप लोग देखने वाले हो। तो लार्ज कैप्स में जाइए, पहली चीज। और इसमें और भी ज्यादा कंफर्टिंग हो गया है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, वहां पे और भी वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं। पहले भी अच्छे थे, अब नीचे आने के बाद और भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं वहां पे एलोकेट करना चाहूंगा। स्मॉल कैप से थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि काफी करेक्शन हो चुका है। काफी स्मॉल कैप्स आज ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा कोई भी स्टॉक का, लेकिन हाँ, वो आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, आपको मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स आप अगर स्मॉल कैप्स देखो तो अभी भी महंगा लग रहा है, 34-35 पी के पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन वहां पे और आ सकता है। ऑलराइट, तो लार्ज कैप पे नज़रिया बनाइए, खास तौर से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है वहाँ पर थोड़ी सी और करेक्शन की आशंका है, पर साथ ही साथ कुछ पॉकेट्स वहाँ पर भी तलाशने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपके इस टेक का। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फोकस करेंगे IRCTC पे, क्योंकि IRCTC को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे सरकार जल्द कंपनी को नवरत्न स्टेटस दे सकती है।
आइए खबर पर और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ खबर है आईआरसीटीसी को लेकर? देखिए, आईआरसीटीसी के लिए काफी अच्छी खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आईआरसीटीसी के स्टेटस को अपग्रेड कर सकती है। इसको मिनी रत्ना से अपग्रेड करके नौ रत्ना किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काफी गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इनफैक्ट ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं और आईआरसीटीसी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है और जो भी क्राइटेरिया चाहिए स्टेटस अपग्रेड करने के लिए वो पर्याप्त है। लिहाजा जल्द ही इस पर फैसला किया जा सकता है और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर सकता है। जाहिर तौर पे अगर स्टेटस अपग्रेड किया जाता है तो आईआरसीटीसी के बोर्ड को ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्रीडम दिया जाएगा और एक नवरत्ना कंपनी जो है 1000 करोड़ रुपए तक के जो निवेश है उसको अपने हिसाब से कर सकती है। उसके लिए सरकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार जो रत्ना कैटेगराइजेशन है उसकी समीक्षा कर रही है और इसके पीछे का मकसद ये है कि जो सीपीएसईज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। इनफैक्ट सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है, विकल्प तलाश रही है कि क्या सीपीएसईज के का जो स्टेटस है उसको डाउनग्रेड किया जा सकता है वैसी सूरत में अगर उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो रत्ना स्टेटस के मुताबिक नहीं है। मतलब ये कि अगर किसी कंपनी को अपग्रेड किया गया है लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में खराब होता है और उस स्टेटस के हिसाब से नहीं है तो उसको डाउनग्रेड भी किया जा सकता है। इस तरह के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद ये है कि सरकार सीपीएसईज की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करना चाहती है, साथ में साथ ग्रेटर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फ्रीडम भी देना चाहती है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी सुनिश्चित करना चाहती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी देगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम तो है ही आईआरसीटीसी का। सबके टिकट बुक करनी है, टाइम पे रिफंड करना है जिनके टिकट कैंसिल्स हैं और खाना भी आपको प्रोवाइड करना है। तो रेलवे की मैं बोलूँगा लाइफलाइन जैसे है आईआरसीटीसी कंपनी, लेकिन भाव लाइफलाइन से थोड़ा पीछे हटे हुए हैं। आपको पता है आईआरसीटीसी, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर कुछ ऐसे शेयर्स थे जिनकी 1000 की बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी। हमने कई बार आपको बताया, उसमें पिरामिड एंटरप्राइजेस भी था कि 1000 से ऊपर 1000 से नीचे बड़ा अपना मन छोटा और मन बड़ा कर लेते हैं। आईआरसीटीसी 1000 के नीचे है। दिखाना इसका जरा 7 डेज़ का ही चार्ट दिखाओ। ये लिखा तो है 6.5%, 7 डेज़ वैसे दिखाओ चार्ट के जरिए और ज़रा मंथ का भी दिखा सकते हो, मंथ का भी दिखाना। जैसे 1000 का साथ छोड़ा इसने तेज़ी से नीचे आया। सोनी पटनायक एक बार ज़रा बताइएगा, खबर थोड़ी पॉजिटिव है, मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा मिलेगा, अपग्रेड हो जाएगा। ये कुछ इम्पैक्ट हमें लगता नहीं कि बहुत बड़ा पॉजिटिव आएगा, लेकिन भाव में कितना ताकत है ज़रा चेक करेंगे प्लीज़ आप। एमपी जी, यहाँ पे आईआरसीटीसी पे 840-45 के रेंज पे काफी रेजिस्टेंस है। सो इन केस भी अगर थोड़ा सा पुल बैक रिकवरी दिखाता है फ्रॉम करंट लेवल्स, वो रेजिस्टेंस पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। अगर उसको क्रॉस करता है तो वहां से हमको कुछ रिवर्सल नजर आ सकता है। बट मुझे लगता है यहाँ पे जो उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है टुवर्ड्स 810 और 800 के रेंज पे, उसको टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी ऐड करती हूँ कि कल ही हमारे डेरिवेटिव डेस्क में से एक आईआरसीटीसी पे एक सेल रिकमेंडेशन भी आया है एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो वहां पे इसीलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 810 800 के रेंज तक एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच कीजिए आज जब ओपन होता है। अगर रेजिस्टेंस 840 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो सेलिंग प्रेशर दिख सकता है आपको हायर लेवल्स में से। ठीक है, बजाज ग्रुप की 2 कंपनी है। बजाज फाइनेंस इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है। उस पर जेफरीज, जेपी मॉर्गन दोनों की रिपोर्ट आई है। दोनों ने अपने अपने टारगेट्स थोड़े थोड़े घटाए हैं। जरा दोनों रिपोर्ट्स लेके आना, हाँ, जेफरीज वाली भी और जेपी मॉर्गन वाली भी। जेपी मॉर्गन तो कहते हैं हम ओवरवेट तो हैं लेकिन 8000 से 7300 करेंगे, और जेफरीज कहता है कि हम भी मेंटेन अपना बाय रखेंगे बट प्राइस टारगेट को काट देते हैं, 8600 से 8400 कर देते हैं। बजाज फाइनेंस पे एक बार दिवांग भाई आपके रिकमेंडेशन। तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, नेगेटिव ट्रेंड है। 6400 तक उसके जोन देखने मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस में। 6800 का रेजिस्टेंस है, तो अभी भी हमें लगता है इसमें गिरावट देखी जा सकती है। आ सकते एक बार जरा स्टॉप लॉस टारगेट तो दो सर।
और नीचे 6,400 तक के जोन देखने मिल सकते हैं, 6,800 का स्टॉप लॉस। 6800 और 6400, आपने 400 पॉइंट की रेंज दे दी, ये काफ़ी बड़ी रेंज है, कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट करके चलेंगे। 6800 पे अगर ये ऊपर आ जाए तो कवरिंग आ सकती है, नहीं तो 6400 तक का अपना मन बना के चलना। देवांग जी का ये कहना है कि अभी और टूट सकता है, इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को शेयर मार्केट में ऐसा दिख रहा होगा कि शेयर सस्ते हैं, हम इनको लपक लेते हैं, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। ये मौका हो सकता है आपको और भी मिले। आप ये देखो, ये पक्के शेयर में से एक है मार्केट के, लेकिन उसके बावजूद भी सेल की स्टैंप लगानी पड़ रही है। यहाँ पे 6400 तक भी नीचे आ सकता है, 6800 का एक स्टॉप लॉस है। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। विवेक जी, आप कहाँ बिजी हो? आप मोबाइल देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो आप विवेक जी? डिम्पी जी, आप सुबह सुबह बुला लेते तो काफी न्यूज पढ़ना रह जाता है, तो मैं तो न्यूज पढ़ रहा था पूरा। अच्छा अच्छा, तो क्या पढ़ रहे थे, जरा वो बताओ, क्या पढ़ा आपने? नहीं, एक्चुअली मैं देख रहा था कि स्मॉल कैप इंडेक्स में कल क्या क्या कितने टूटे हैं और कहाँ पे ठीक ठाक वैल्यूएशन लग रहे हैं। और आपको मालूम है, टेक्निकल्स में थोड़ा सा इजी होता है, आप स्क्रीन लगा के ट्रैक कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल में आपको एक स्टॉक के अंदर जाके देखना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन काफी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अभी भी स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक वहां पे आपको नजर स्ट्रांगली बना के रखनी चाहिए। और आज मेरे एक स्टॉक का रिजल्ट भी है, पिरामल फार्मा, तो उसका भी वेट कर रहा हूँ मैं कि कैसा आता है। ठीक है सर, आपने जब इतना पढ़ ही रहे हैं और ज़रा देख भी रहे हैं, तो एक काम फिर करो ना, आप कह रहे हो कि लार्ज कैप काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन पे लग रहे हैं, एक लार्ज कैप का शेयर का नाम बताओ फिर। और अगर आपने इसी पढ़ते पढ़ते में कोई स्मॉल कैप भी पढ़ लिया है तो जरा उसका भी नाम बता देना, दोनों शेयरों का हम छाप देते हैं आपके नाम से। तो देखिए, इस वैल्यूएशन पे मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक काफी इंटरेस्टिंग ऐसे डिस्क्लोजर सबसे पहले अभी पोर्टफोलियो में है नहीं, लेकिन जो भी छोटा मोटा करेक्शन आया है बाजार में, मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक आपको अच्छा खासा रनअप दे सकता है। और आगे चल के आपका अगर टाइम हॉरिजॉन साल 2 साल का हो, तो कोटक बैंक 1760-65 के बीच में होगा ये स्टॉक। यहाँ पे आप अगर सम ऑफ द पार्ट्स करो या फिर इनके जो लिस्टेड अनलिस्टेड सब्सिडरीज है उनको अगर लिस्ट होता है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है वगैरह, तो ये स्टॉक आपको 2 साल के अंदर 2300-2400 भी दिखा सकता है। मतलब आप अगर परसेंटेज वाइज देखो तो 2 साल के अंदर आपको अगर 51% मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स माना जाएगा। तो ये दोनों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। ऐसे डिस्क्लोजर कोटक रहेगा कुछ कुछ क्लाइंट्स के पास, एक्सिस नहीं है, लेकिन हो सकता है एंटर करें। एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, अगर आप बैंकों में देख रहे हो तो दो बैंक विवेक सर की पसंद है। एक्सिस बैंक ने इस बार अपनी ताकत काफ़ी दिखाई, जब बाजार गिर भी रहा था इकलौता एक्सिस बैंक लड़ रहा था तलवार लेके। खैर, मार्केट का असर सब पे पड़ता है, आप पे, हम पे, आपके पोर्टफोलियो पे, आपके मनोभाव पे, तो थोड़ा बहुत शेयर्स पे भी पड़ेगा ही। तो लेकिन एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दो बैंक है, धीरे धीरे करके एकुमुलेट करो, बहुत जल्दबाजी ना उठाओ। मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है और रूम आपको मिल जाए, लेकिन हाँ, शेयर का चुनाव तो करके रखोगे, इसको अपने को वोट डालना और इसको जिताना है, उसको चुनाव का अपना फिक्स करके रखो। दोनों बैंक हो गए, ठीक है जी। आगे बढ़ें, एक शेयर मेरे को और पता करना था, जरा पेटीएम दिखाना। पेटीएम के रिगार्डिंग एक खबर भी आई हुई है और उसमें अप्रूवल भी आया हुआ है, एक बार जरा पेटीएम दिखाना। और मैं जरा सोनी पर पता कर लेता हूँ। सोनी, एक बार जरा पेटीएम का चार्ट चेक करोगे? स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, अच्छा पुल बैक इसने दिया है, 650 पे आके रोका हुआ है, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। तो क्या ये पहले ही टूट चुका था, अब मार्केट का इम्पैक्ट इस पर ज़्यादा नहीं आ रहा, तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग शेयर मानूं और अपने पोर्टफोलियो में ले लूं? देखिए डिम्पी जी, यहाँ पे पेटीएम जो है 20 ईएमए के हर्डल को क्रॉस कर नहीं पाया है, क्लोज है वहां पे। सो कहीं ना कहीं इंट्राडे पे मुझे लगता है कि एक 670 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। 630 640 के रेंज पे आपको नजर आ सकता है, जहां पे 50 ईएमए का सपोर्ट प्लेस्ड है। सो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना बेटर है। अगर ये टुवर्ड्स 705 के ऊपर क्रॉस कर पाता है आज, तो शायद थोड़ा सा आपको ऊपर टुवर्ड्स 730 के लेवल्स नजर आ सकते हैं, बट अभी के लिए अवॉइड की कैटेगरी में इसको हम डाल सकते हैं।
पेटीएम अभी अवार्ड की कैटेगरी में। जोमेटो की जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि जोमेटो के नतीजे भी आए हैं और जोमेटो को लेकर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी आई और रिपोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। मैक्वारी की रिपोर्ट 100 रुपये के टारगेट, हालांकि मतलब वो सिनेरियो तो दिख नहीं रहा है। बाकी जो दो रिपोर्ट्स हैं उसमें टारगेट है 320 के और 325 के। अब जोमेटो 300 से गिर के 250 रुपये के आसपास तो आ गया ये। विवेक जी, कैसे देखें इसको जोमेटो को, और ये जो फंड रेज करने जा रही है QIP से 8,500 करोड़ रुपए का, आप इससे चिंतित हैं या फिर आप इसके क्या मायने देख रहे हैं? अभिषेक, इनफैक्ट जोमेटो पर मैं बहुत बुलिश हुआ करता था। डबल डिजिट में हमने खरीदा और ऐसे डिस्क्लोजर बाहर भी निकल चुके हैं। जब कंपनी का स्टॉक या कंपनी बहुत अच्छा करने लग जाती है तो फिर ओवर एम्बिशियस होके ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाओ, ये ऐसी एक्टिविटीज होने लगती है ना, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। और सिर्फ ये रीजन नहीं है, एक और रीजन ये है कि स्विगी का IPO कभी भी आपको अनाउंसमेंट आ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से निकल के वहां पे भी इन्वेस्ट होगा। अभी समझ लीजिए, अगर मेरे पास भी आज के दिन अगर जोमेटो है या फिर मेरे पास 100 रुपए है डालने के लिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तो 50-50 या 60-40 या 40-60 रेशियो में दोनों ही कंपनीज में डालेंगे। क्योंकि आप अगर ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो देखो तो सब कंट्रीज में दो ही मेजर डिलीवरी ऐसे एप्स हैं या कंपनीज है जहाँ पे वो लोग दिग्गज है और मेजोरिटी ऑफ दी मार्केट शेयर है, और बाकी छोटी छोटी कंपनीज आती है और जाती रहती है। तो हो सकता है कि सिमिलर केस इंडिया में भी हो, और कंटेंशन सबसे ज्यादा यही रहेगा कि जोमेटो और स्विगी ही बचेंगे आगे चल के। तो थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है कि शिफ्टिंग भी हो। हाँ, स्टॉक लॉन्गर टर्म के लिए ठीक है और स्विगी भी अच्छा करेगा लग रहा है मुझे। तो लेकिन थोड़ा सा वो जो स्पीड था पहले वाला, वो वाला नहीं रहता। जी ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू। अच्छा, दो IT कंपनी सुनिए, आप जरा चेक कीजिएगा, और दोनों को लेकर है ना एक्सपर्ट्स के बुलिश कॉल भी आती रही है। अब वो है कोफोर्ज और परसिस्टेंट। नतीजे दोनों के अच्छे आए हैं। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो थोड़े से नीचे बाजार के सेंटिमेंट में कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन उतने नहीं गिरे हैं। नतीजा अच्छा है। क्या यहां पर कोई पोजीशन लेनी चाहिए तेजी की या फिर अवॉइड करें अभी? अभिषेक जी, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रह के, कॉशियसली रह के इसको देखना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर 6800 सपोर्ट को होल्ड करता है तो टुवर्ड्स 7000 7050 एक बाउंस बैक नजर आ सकता है। वो सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो सस्टेन होता है तो टुवर्ड्स 7200 लेवल्स दोबारा नजर आ सकता है। बट काफी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी करंट लेवल से 6800 पे बैठ रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर टुवर्ड 6400 तक भी बना रह सकता है। सो आज के डे के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 7050 के लेवल्स को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, कोफोर्ज पे रखते हैं नज़र, पर चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब हमारे दर्शकों के लिए आज हम एक सरप्राइज़ भी लेकर आए हैं, और ये सरप्राइज़ जो है वो हमारे साथ अब जो है मानसी दवे आ चुकी हैं। मानसी का चलिए स्वागत करते हैं। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम श्योर हमारे सभी दर्शकों ने जो है आपको मिस किया होगा, और साथ ही आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आपने एक छोटा सा ब्रेक टीवी से भी लिया था, कैसा रहा आपका अनुभव, और साथ ही घर वापसी, जिसको मैं कहूँ घर वापसी के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि हमने तो आपको काफी मिस किया। सृष्टि, हमें दिल से बुलाया और हम वापस लौट आए। सबसे पहले शुक्रिया, शब्द नहीं है मेरे पास। बेहतरीन फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी टीम, इतने खुले दिल से स्वागत। और सबसे पहले तो मेरे प्यारे दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर एक बार फिर से मानसी दवे के साथ। सृष्टि, आपने अनुभव पूछा मेरा, डीलिंग रूम और न्यूज़ रूम, ये अनुभव रहा मेरा। डिम्पी अमूमन बताते रहते हैं कि डीलिंग रूम का चक्कर मैंने लगाया है। मैं आपको बता दूं कि चाहे डीलिंग रूम हो या न्यूज़ रूम हो, हम हमारी जनता की ही बात करते हैं, हम हमारे जनता के फायदे की बात करते हैं, और ठीक वही करने की कोशिश होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को लेकर उसे निवेश कहाँ पर करना है उसको लेकर हम पर विश्वास किया, और इस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश हमारी पूरी तरह से होगी। तो आइए एक साथ मिलकर ET Now स्वदेश को आगे बढ़ाते हैं।
जी बिल्कुल मानसी, और क्योंकि हम भी देखते थे कि आपकी इस तरीके की फॉलोइंग है और कई सारे दर्शक जो है आपको मिस भी करते थे, तो अब चलिए सोशल मीडिया पर भी सभी आपको फॉलो करेंगे। और देखिए आज मानसी, मार्केट से भी उम्मीद है कि थोड़ी सी रिकवरी आए और थोड़ा सा पॉजिटिव मूव आए, क्योंकि हाल फिलहाल थोड़ा सा मूड खराब ज़रूर हो गया था, पर उम्मीद है कि आपके लौटने से मार्केट में भी बाहर ज़रूर आएगी। शुक्रिया, बिल्कुल सृष्टि। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम जो देख रहे हैं भारी बिकवाली का दबाव, लेकिन वहां से अब उम्मीद यही होगी कि बाजार अपने आप को फिर एक बार संभाल ले। जी बिल्कुल। चलिए तो मानसी, अब आपके साथ तो रोज़ मिलना होगा, हमारे दर्शकों को भी रोज़ मिलना है, और चलिए बहुत खुशी हुई कि आप फिर से हमारे साथ आई और जुड़ी इस पूरे कार्यक्रम में। अब तो रोज़ की बात हो गई है ये, पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फिर से एक बार बाज़ारों पे लौटते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी तो हालांकि थोड़े से सपाट शुरुआत के संकेत दे रहा था, पर प्री ओपन में निफ्टी जो है फिलहाल 170 अंकों की गिरावट यहाँ पे ज़रूर दिखा रहा है। देखते हैं कि निफ्टी बैंक जो है किस तरीके से परफॉर्म करता है, पर ख़ास तौर से आज IT अर्निंग्स में परसिस्टेंट और कोफोर्ज पर भी नज़र रखिए, क्योंकि कुछ समय पहले भी हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से अच्छे नतीजों के बाद थोड़े से पॉजिटिव टिक्स आएँ। वो प्री ओपन में हल्के फुल्के ऐसे संकेत मिल ही रहे हैं, पर जिस तरीके से बिकवाली हुई है लार्ज कैप बैंकिंग नेम्स की, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, साथ ही ICICI बैंक, उनमें कोई रिकवरी आती है या नहीं, उसको देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर मेटल काउंटर्स में एक बार सोनी आपसे क्विकली राय चाहिए NMDC पे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लंप और प्राइजेस जो हैं आयरन ओर के उनको बढ़ाया है, काफ़ी अच्छा इंक्रीज लिया है, पर सोनी स्टॉक प्राइस में काफ़ी गिरावट है। आज क्या यहाँ पे एक रिबाउंड की उम्मीद करें? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट वीक हो सकता है। 220 के लेवल पे काफी अग्रेसिव कॉल राइटर्स हैं, अभी तक पोजीशन है, एग्जिट किए नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंचते ही थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। डाउन साइड में हम देख सकते हैं कि 215 इंपॉर्टेंट है। अगर 215 को दोबारा ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर टुवर्ड्स 210 आपको नजर आ सकता है। सो एट अ मेक और ब्रेक लेवल की तरह यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे है अभी NMDC। 220 लेवल को वॉच करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेवल को वॉच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल की ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, करीब 1.5% के आसपास की तेजी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे 218 के लेवल से प्री ओपन पर NMDC का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ग्रुप कंस्ट्रक्शन और EPC कारोबार में पैठ बढ़ाने के लिए ITD सीमेंटेशन को खरीद सकता है। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी के साथ। अनुराग, बताएं। अदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कंपनी ITD सीमेंटेशन को खरीदने के एक अहम और करीब अंतिम मुकाम पे पहुंच गई है। सूत्रों ने ET Now स्वदेश को बताया है कि अदानी ग्रुप की बातचीत जो ITD सीमेंटेशन के प्रमोटर हैं वह थाईलैंड के इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी है, जो कि कंपनी में 47% भागीदारी है उनकी। वह 47% भागीदारी को खरीदने में ये बातचीत चल रही है, और इस डील को अगर सफलता मिलती है तो अदानी को ये डील में 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ देना पड़ेगा। ITD सीमेंटेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कंपनी है जो कि देश में काफ़ी सिविल वर्क्स और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर चुकी है, जिनमें जो रेलवे ब्रिज हैं, जो हाईवेज़ हैं, उनका निर्माण शामिल है। जो इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी है, जो कि ITD की पेरेंट कंपनी है, वह थाईलैंड में एक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कंपनी है, और उन्होंने जो BTS स्काईट्रेन बैंकॉक है उसमें उसके निर्माण में उनका योगदान था। अभी ITD का जो मार्केट वैल्यू है वह करीब 9,500 करोड़ रुपए आंका गया है, और अदानी अगर यह सफलता से एक्विजिशन कर लेता है तो उसके जो अन्य सीमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एसेट्स हैं उसमें इस कंपनी के साथ सिनर्जाइज करने में उसे बहुत ही उपयोग हो सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये पूरी जानकारी के लिए। तो ITD सीमेंटेशन और अदानी ग्रुप की तरफ से एक एक्सक्लूसिव खबर अनुराग हमारे लिए लेकर आए हैं। इन दोनों ही काउंटर्स पर ज़रूर नज़र रहेगी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और समझते हैं कि आज 9 के नवरत्न शेयर्स कौन से हैं। और ये पूरी लिस्ट के साथ तैयार है हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में? बिल्कुल सृष्टि, अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। यहाँ बात करें तो बजाज फाइनेंस के जो है मिक्स सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 23% का जंप आया है। B2C सेगमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आई है। जो रूरल सेगमेंट में बात करें तो नेट इंटरेस्ट में मार्जिन स्टेबलाइज हुई है, लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे डिटोरिएशन देखने मिला है। और कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो वो भी थोड़ी पीक आउट की है। जोमेटो की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, लेकिन 8,500 करोड़ का जो QIP इशू है उसकी मंजूरी आ गई है कंपनी की। और याद रखिए कंपनी को जो है 20% का गाइडेंस का जो है अनुमान दिया है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और क्विक कॉमर्स की बात करें तो 4 से लेकर 5% तक एबिडा मार्जिन ग्रोथ आ सकता है। M&M फाइनेंस हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। बहुत कमज़ोर दूसरे तिमाही के नतीजे आए हैं और जो उनके रिटर्न ऑन एसेट्स का गाइडेंस होता है उसको कंपनी ने गिरा दिया है। पहले ये जो आंकड़ा था 2.2 से 2.5% था, और अब जो ये आंकड़ा है घट के 1.8 से लेकर 2% हो गया है। तो स्टॉक में जो है आप रिएक्शन देख सकते हैं नेगेटिव का। कोफोज की बात करें तो दूसरे तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं और ओवरऑल जो नंबर्स जो है बूस्ट आए क्योंकि उन्होंने सिग्निटी करके IT कंपनी उसको एक्वायर किया था। ऑर्गेनिक ग्रोथ लगभग 6% से ज़्यादा डॉलर टर्म्स में देखने मिला है। अदानी एंटरप्राइजेज भी फोकस में रहेगा। अक्टूबर 29 को इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेज को लेके पेटीएम के लिए, लेकिन बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। उनको NPCI अप्रूवल आ चुका है, तब वो नए UPI यूज़र्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो पेटीएम के लिए आया है। हमारा सातवां स्टॉक IDBI बैंक। यहाँ पे जो सूत्र बता रहे हैं ET Now स्वदेश को कि गवर्नमेंट जो है उनकी जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसके आगे बढ़ने वाली है IDBI बैंक के, और जो बिडर्स हैं उनकी ड्यू डिलिजेंस नवंबर से शुरू हो सकती है। जो फाइनेंशियल बिड्स रहेंगे वो चौथे तिमाही वित्त साल 2025 से देखने मिल सकते हैं। हमारा आठवां स्टॉक राइट्स, यहाँ पे इनको 450 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर टर्न की प्रोजेक्ट्स को लेके आया है, तो इस पे भी आज नज़र रहेगी। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे वरुण बेवरेजेस फोकस में रहेगा। सिटी की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाई किया है, टारगेट प्राइस 800 रुपये प्रति शेयर का रखा है। आगे जाते हुए जो नए लीवर्स है ग्रोथ के और जो टेरिटरी एक्सपेंशन है उस पर बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। हालांकि जो मल्टीपल्स है अभी वैल्यूएशंस रिच हैं, लेकिन उसके कारण जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं उस पर एक बुलिश नज़रिया बन रहा है फ्यूचर का। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज आपकी नज़र होनी चाहिए। आपका 9 के नवरत्न शेयर्स हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद एक इम्पैक्ट जो आ सकता है उस पर नजर रहेगी कुछ तमाम स्टॉक्स पर, और कुछ डेवलपमेंट जैसे कि पेटीएम जैसे स्टॉक्स पर जो देखने को मिल रहे हैं उसका एक असर किस तरह का दिखेगा बाजार पर, इस पर फोकस रहेगा। लेकिन विवेक, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे फंडामेंटल नजरिया अगर देखने की कोशिश करें बाजार का इस वक्त, अगर देखें उठापटक बिकवाली का दबाव पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं, कुछ हद तक अगर पिछले 1 महीने में हम निफ्टी वर्सेस मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो ज्यादा बिकवाली का दबाव या ज्यादा भारी गिरावट जो है मिड कैप स्मॉल कैप्स पर नजर आ रही है। इस सिनेरियो में लार्ज कैप्स कुछ हद तक बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल केसेस, फ्लेक्सी कैप्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो बैलेंसिंग कर लेंगे क्योंकि कैश भी है उनके पास और साथ ही लार्ज कैप्स भी हैं जिन पर वो निवेश करेंगे। लेकिन हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप, छोटी मझौली कंपनियों पर फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी बाजार ऐसे गिरता है या फिर स्मॉल कैप और में फ्रॉथ आता है तो ज्यादातर पार्टिसिपेशन आपको रिटेल का ही देखने को मिलता है। और जब बाजार गिरता है और वैल्यूएशन कैचअप करते हैं तो रिटेल का ही, वो जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, बुचरिंग सबसे पहले होता है, क्योंकि जनरली रिटेल आप देखेंगे कि BCGs ऑफ द वर्ल्ड लेके बैठे होंगे। BCG मेरे दिमाग में अभी आ रहा है क्योंकि पहले हमने बहुत बार डिस्कस किया था इस पे और मैं बहुत कॉशियस था और फिर स्टॉक तो खत्म ही हो गया लगभग। तो ये हर बाजार के साइकिल में आता है। मैं बाजार में 2001 से हूँ और 2001 से मैंने देखा है कि हर बुल साइकिल में रिटेल इन्वेस्टर फंडामेंटली एकदम कमजोर कंपनियां, और जहाँ पे कुछ है ही नहीं, हो सकता है कि कुछ कंपनी का तो ऑफिस ही नहीं हो, वैसे कंपनीज लेते हैं और वहां पे फंसते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का केस वैसे नहीं है। म्यूचुअल फंड्स काफी रिसर्च करके उसके बाद में एंटर करते हैं। तो इसके लिए आपको अगर स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट करना भी है तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, क्योंकि आपको एटलीस्ट रिसर्च कंपनीज मिलेगी।
वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। अगर कंपनी ठीक है, वैल्यूएशन ज्यादा में ले लिया और करेक्शन आ भी गया तो आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको देखना चाहिए। और एज ए डायरेक्ट इन्वेस्टर आप स्मॉल कैप में आप अगर हो तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज आपको वापस रिकवरी दिखाए नहीं। तो ये हर साइकिल में होता है। ठीक है, तो सिक्लिकली आपको बता रहे थे कि मार्केट्स के अंदर कैसे ट्रेड होता है और इसकी साइकोलॉजी भी आपको नोटिस हो रही थी। क्या मार्केट ओपन होने को है, आज का सेशन फिर से कमज़ोर है। 90 पॉइंट तो हम गैप के साथ ही खोलेंगे, गैप डाउन खोलेंगे इनफैक्ट, और 24,378 का लेवल है। हम अब 24,500 को भी स्ट्रगल करेंगे पाने में। अगर पा जाते तो बहुत अच्छी बात है, कल का डैमेज कंट्रोल हो जाएगा और एक राउंड के लेवल रुक जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो लेवल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 24,800 ही हैं। उससे पहले आप कुछ भी अच्छा मत समझना मार्केट के अंदर। 24,800 भी थ्रेशोल्ड लेवल है, यानी कि रोकने वाले लेवल्स हैं। वहाँ पे पुलबैक कितना आएगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी 139 पॉइंट डाउन है, ये 51,117 पे है। ध्यान देने वाली बात है कि बैंक निफ्टी में 50,800 और 51,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये पैनिक लोज हैं, ये 200 दिनों से पहले के लोज हैं जो बने हुए हैं। ऑलरेडी वहाँ से पुल बैक वापस आ सकता है। इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आपको इंडेक्स को ये सोच के करना है कि भाई सस्ता है, मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा, मेरे को 10 लॉट लेने हैं, मैं 2 लॉट की शुरुआत करूंगा, तो फिर बैंक निफ्टी से करना, निफ्टी से भी मत करना, बैंक निफ्टी से करना अगर करना भी है तो। और उसमें 50,800 का स्टॉप लॉस डालना टिल एक्सपायरी तक। आई रिपीट माई सेल्फ, 50,800 का स्टॉप लॉस डाल के टिल एक्सपायरी तक अगर कोई ट्रेड लेना ही है और मजबूरी है, लेना ही है भाई, वैल्यूएशन आकर्षक लग रहा है, बड़ा जो भी रीज़न आप दे सकते हो वो आप बैंक निफ्टी के साथ ट्राई करना और 50,800 का स्टॉप लॉस डालना। 51,500 आपका पहला टारगेट बनेगा। आते हैं जरा स्टॉक्स पे। बड़े बड़े शेयर्स आज निफ्टी के जो टॉप गेनर्स बनने जा रहे हैं, जरा पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। खैर 43 ही मिनट रह गए मार्केट सेकंड रह गए मार्केट ओपन होने में। अदानी एंटरप्राइजेस आज पॉजिटिव खुलेगा, विप्रो पॉजिटिव खुलेगा, SBI लाइफ पॉजिटिव खुलेगा। लेकिन इन सबके पास जो बढ़त है ना वो आधे % से की भी नहीं है एथिकली। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.5% नीचे, SCL टेक 1.5% नीचे और बजाज फाइनेंस जिस पे आज रिपोर्ट आई है वो 1% नीचे खुलेगा। आज शुरुआत में ही आप एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी खराब देखेंगे जो थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इंडिया विक्स की कल की क्लोजिंग है 14+, तो 15 के बाद पैनिक का चरम पे पहुंचेगा। 15 के बाद आपको डर और बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी बातें भी होने लग जाएंगी मार्केट के अंदर। अभी भी फिलहाल थोड़ी बहुत गुंजाइश है, लेकिन आज विक्स का भी रियल टेस्ट है कि वो क्या करता है। मार्केट्स में टिक आना शुरू हुआ, जो 90 पॉइंट का टिक था कन्वर्ट हो गया 40 पॉइंट्स के अंदर। और बैंक निफ्टी इन ग्रीन, बैंक निफ्टी इन ग्रीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस ग्रीन को देखते एकदम से ललायित होकर आगे आ जाओ, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में ही अटेम्प्ट बनेगी। अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे को कोई शेयर लेना है या मैं इंडेक्स पे लेना चाहता हूँ, मेरे को वैल्यूएशन जमेगी तो मैं 1-2 लॉट लूँगा, लैब टेस्ट करूँगा, तो बैंक निफ्टी में ही करना। एडवांस डिक्लाइन की रेशो मेरे को लग रहा था कि काफ़ी ख़राब आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो में 750 शेयर अभी एडवांसेस के साथ है। हो सकता है बाजार यहाँ पे अपने आप को एक राउंड की रोकने की कोशिश करे। शुरुआत HDFC बैंक के हरे निशान से मेरे को स्क्रीन पे दिख रही है। HDFC बैंक बकायदा 1.5 रुपये भी ऊपर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि थोड़ा बहुत मार्केट को यहाँ पे रोका जाए ताकि चर्निंग और एग्जिट सब चीज़ें अपने हिसाब से निकाल दी जाएँ, देखी जाए। फिलहाल निफ्टी तो अब काफ़ी रिकवर कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन 24,500 ठीक होना अलग बात है, 24,800 ठीक होना अलग बात है। तो जब तक 24,800 नहीं आता है, खतरा पूरी तरह से टल गया ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होगा। एक बार जरा निफ्टी में कुछ गेनर्स दिखाइएगा जरा स्क्रीन पर, जो मैं आपसे अभी बता रहा हूँ, जरा वो सारे गेनर्स लेके आइए स्क्रीन पर, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ कौन कौन से शेयर ऊपर हैं। जरा IT के स्टॉक्स दिखाइए सबसे पहले तो। IT के स्टॉक्स, इन्फोसिस दिखाना, TCS दिखाना, टेक महिंद्रा दिखाना, कफोर्ज दिखाना, प्रसिस्टेंट दिखाना, विप्रो दिखाना। ये सारे शेयर फटाफट से IT के आज फायर करो पहले, बाद में बड़े शेयरों पे आते हैं। TCS ऊपर है, इन्फोसिस ऊपर है, तो 2 मेजर शेयर तो IT के आज ऊपर है और IT इंडेक्स आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा है। ये निफ्टी की भी हेल्प करेगा। हाँ, और विप्रो ऊपर है,
3 शेयरों का टेक महिंद्रा, एससीएल टेक भी दिखाओ, कफोर्ज भी दिखाओ। कफोर्ज तो बकायदा 5% ऊपर है। एससीएल टेक, टेक महिंद्रा दोनों भी दिखा दो। परसिस्टेंट भी 3% ऊपर है। तो मिड कैप आईटी, बड़े आईटी के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। इंडिया विक्स ने अभी तक 15 के लेवल को पार नहीं किया। आज गैप डाउन होने पर भी वो 1468 पे चल रहा है। हालांकि है उसमें पैसों में बढ़त 0.29, बट कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। मैंने आईटी के जितने शेयर फायर करवाए वो सारे के सारे शेयर आपको ग्रीन में दिख रहे होंगे। खैर एनी हाउ, 1 मिनट के लिए जो मैं आईटी से निकल के वापस से बड़े शेयरों पर आता हूँ। शुरुआत कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर गिरावट आज ज़्यादा नहीं है, आज सिर्फ 2 रुपये की गिरावट है। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात है 2470 से पहले भी घूमा है, 2470 से फिर घूम सकता है और इस 2750 तक भी जा सकता है। सॉरी 2670 से तो 2750 तक भी जा सकता है। एचडीएफसी आधा % ऊपर है, 11 रुपये की है और इसने वही अपना 1730 के आसपास आके रुक रहा है। ये इसका जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे देखते क्या होंगे। टीसीएस, इन्फोसिस वैसे मैं ऑलरेडी आपको गिनवा चुका हूँ, दोनों में बढ़ा था। तो मैंने अब तक जो 4 शेयर फायर किए उसमें से 3 तो बकायदा हरे निशान में है और निफ्टी इन ग्रीन। बहुत बधाई हो आप सब लोगों को, निफ्टी इन ग्रीन है। मैं फिर से बोलूँगा पॉइंट्स को कि मार्केट ठीक हो रहा, लेकिन 24,800 ले आओ, 24,800 को लाओ, मार्केट की गिरावट को रोक दो। ये बहुत सिंपल सा एक नारा है जो हमने सुबह भी आपको दिया था। धीरे धीरे करके बाजार उस तरफ बढ़ सकता है। आज बड़े शेयरों ने थोड़ा दम दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने जितने बड़े शेयर फायर किए उनमें से ज़्यादातर शेयर्स आपको हरे निशान में दिख रहे हैं, जबकि इन स्पाइट ऑफ दिस की ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा वीक था और उसका इम्पैक्ट हमको पहले सुबह गैप डाउन में मिला। 51,300 आ गया है। आपने आज का जो निफ्टी का लो टेस्ट किया है वो किया है 51,117। ये ओपनिंग का लेवल भी था, ध्यान रखिए। ओपन इज इक्वल टू लो का मतलब ये होता है कि आज का ये स्टॉप लॉस एरिया है। अब आप ऊपर तक आ जाएंगे, कहाँ तक आएंगे नहीं मालूम, लेकिन अब आज का लो और आज का फॉल तभी बढ़ेगा जब 51,117 ब्रेक करोगे। निफ्टी का भी जरा लो लेके आना और ओपन लेके आना। 24,378 का लो और 24,378 का ओपन, यानी कि ओपन होने के बाद वो लेवल्स नहीं दिखे, इसलिए आज के जो इनको स्टॉप लॉसेस लगाने हों वो इन लेवल्स के लगाना जो आज के ओपनिंग के हैं और आज के स्टॉप लॉसेस के हैं। आप देखेंगे पेटीएम पे हमने खबर का डिस्कशन किया था, बाकायदा 3% ऊपर है। अदानी एंटरप्राइज भी 1% ऊपर है। बोर्ड की बैठक है, कुछ एक्विजिशंस वगैरह भी हो रही है अडानी ग्रुप के अंदर। ऑलरेडी आपको खबरें भी हमने इसके रिगार्डिंग आपको बताई हैं। अब मैं जरा आ जाता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि 120 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है और परसेंटेज में निफ्टी को हरा चुका है, यानी कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पीड से है। और एक और चीज़ मेरे को स्क्रीन पर अच्छी दिख रही है, वो दिख रही है एडवांस डिक्लाइन की रेशो। 1100 शेयर वर्सेस 900 शेयर है, यानी कि आज शुरुआत में जो हम थोड़ा सा कमज़ोर खुले थे, अब पुल बैक के ट्रेड नोटिस हो रहे होंगे। आज मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग चेक करना, लेकिन मैं फिर से बोलूँ 24,800 जब तक नहीं आता तब तक पूरी तरह से अपने आप को संतुष्टि अपनी तरफ से ठीक ना मानिएगा। एक फौरी तौर पर पुल बैक है, राहत है। ये कितनी राहत बड़ी होगी ये 24,800 डिसाइड करेगा। 51,500 बैंक निफ्टी का डिसाइड करेगा। अभी हम 51,500 से भी दूर हैं और 24,800 से भी दूर हैं, लेकिन अच्छी बात है कि बाजार में आज पुल बैक का ट्रेड देखने को मिल रहा है। 200-250 पॉइंट करीब करीब ऊपर आ चुका है मार्केट, ये एक अच्छे साइंस के तौर पर है। निफ्टी के हिट में अब आपकी स्क्रीन दिख रहे हैं बजाज फाइनेंस। आज इस पे हालांकि दोनों ने ही एक ने बाय एक ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी थी, लेकिन टारगेट कट किए थे और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों 2% ऊपर आए। अडानी, बजाज ऑटो, ये कुछ एक और ग्रुप और शेयर्स हैं जो आज आपको स्क्रीन पर हरे निशान में दिख रहे होंगे। बैंक निफ्टी और फार्मा का भी हीट मैप अपनी स्क्रीन पर है। ग्लेनमार्क आधा % ऊपर, कल ही इसका बेस बन गया था, एक छोटा पुल बैक है जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ये ग्रोथ वाला शेयर है एक्चुअली में, अगर आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी है। एचडीएफसी बैंक आज काफ़ी हेल्प कर रहा है, वेटेज है। और अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक आज बाकायदा स्ट्रगल कर रहा है। कल का महारथी आज स्ट्रगल कर रहा है और कल का सबसे बड़ा लूजर्स आज वापस से पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। 1730 के ऊपर एचडीएफसी बैंक थोड़ा थोड़ा कवरिंग करवाने की कैपेसिटी रखेगा, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। निफ्टी आईटी इंडेक्स तो खैर ये सुपरस्टार है आज का, इसने काफ़ी हद तक आज मार्केट के मोमेंटम बनाने में हेल्प की है, यानी कि शुरुआत में जो गिरावट और धसा देती है आपको नीचे, उसको रोकने की एक लेयर निफ्टी आईटी ने किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी आईटी अपना रोल प्ले करेगा। एफएमसीजी, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स, इनका इस समय चलना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों डिफेंसिव कम एग्रेसिव के सूचक हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इस समय इनका ठीक होना ज़रूरी है। अब आप स्क्रीन पर निफ्टी के मेटल इंडेक्स देख रहे होंगे। हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, मॉयल, टाटा स्टील,
अमूमन कुछ बड़े शेयर्स जिनमें आप ट्रेड करते हैं वो सारे शेयर्स अमूमन अभी आपको हर एडिशन में दिख रहे होंगे। ग्लोबल मार्केट्स के तर्ज पर, डॉलर रुपी इक्वेशंस पर और डोमेस्टिक मार्केट्स में कंजम्पशन पे, इस सब का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है मेटल्स। रियल एस्टेट के अंदर स्पेसिफिक होकर काम करना, जहाँ पे खबर आएगी वहीं काम करना, खबर के बिना रियल एस्टेट में मत उतरना। ऑटो में भी ऐसे ही करना, जहाँ पे खबर आएगी वहाँ पे उतरना, जहाँ पे खबर नहीं आएगी वहाँ पे रुक जाना। नहीं तो ऑटो में काफ़ी डिस्टर्ब्ड है और आपको पता ही है कि रिसेंटली जो नंबर्स वगैरह आए वो उतने अच्छे नहीं। तो कुल मिला के अच्छा लग रहा है, 150 पॉइंट ऊपर और 51,400 और 24,495, यानी कि ऑलमोस्ट हम 24,500 के दरवाजे पे खड़े हैं और यहाँ पे 51,500 पे खड़े हैं। ये दोनों लेवल सिर्फ आज की गिरावट को रोकने के लिए हैं और आज के लोज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। आज के ओपन और आज के लोज एक बराबर हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा डैमेज मार्केट के अंदर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मेहमानों को कनेक्ट करते हैं और आपके लिए ओपनिंग के सौदे लेके आते हैं। मेरे सहयोगी उनसे कनेक्ट करवा रहे हैं आपको। तो चलिए, आज मार्केट्स की अच्छी शुरुआत हुई है, देखते हैं कि किस तरीके से आगे मूड बनता है। पर अब समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको कहां पर ट्रेड लेना है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और सोनी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, जहां पर आपने बोला भी था कि आज हो सकता है कि थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद करें और वही हम देख रहे हैं मार्केट्स में। तो ऐसे में सोनी, क्या कोई बाय साइड के ट्रेड्स आ रहे हैं आपके रेडार पे? जी सृष्टि जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी भी मुझे लगता है वेट करना चाहिए। देखिए, बहुत सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, 24,500 के नीचे अभी जा गया है निफ्टी। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियसनेस यहाँ पे बना रहेगा। पुल बैक हो सकता है, बट कितना सस्टेनेबल होगा वो भी एक बार देखना पड़ेगा। बट अगर बाइंग साइड पे यहाँ पे है, बिकॉज मॉर्निंग में हमने एक सेल रिकमेंडेशन दिया है, मुझे लगता है यहाँ पे एक बार ट्रेंड पे नजर रख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल बाय रहेगा ट्रेंड। मुझे लगता है कि अगर वो 7730 फ्यूचर्स, सॉरी 7630 के लेवल को अगर क्रॉस कर पाता है कैश के लेवल में, तो वहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छा रिकवरी टुवर्ड 7800 आपको नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है कि 7500 अभी भी अच्छे सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। अगर 7500 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, बट होल्ड कर सकते हैं बहुत ज्यादा रिस्क ना लेकर यहाँ पे 7500 सपोर्ट के साथ। ऑलराइट, तो ट्रेंड यहाँ पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि सुबह सोनी ने ये भी डिस्क्लेमर दिया था कि जी हाँ, थोड़ा सा जो है शॉर्ट्स के फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई नए ट्रेड्स नहीं थे। ऐसे में सोनी, अगर आपको लग रहा है कि इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो क्या कोई शॉर्टिंग के भी ट्रेड्स दिख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कई सारे सेक्टर्स जैसे कि ऑटोज़, रियल इस्टेट, PSUs, यहाँ पे करेक्शन जो है वो काफ़ी गहरा है। तो क्या यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड भी आपके रेडार पे आ रहा है सोनी, या फिर थोड़ा सा बचेंगे इससे? देखिए सृष्टि जी, मॉर्निंग में जो हमने रेकमेंड किया था गोदरेज CP, उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में जहाँ पे हम देख रहे थे टुवर्ड्स 1300 का एक लेवल था कि फ्यूचर्स में वहां पे सेल कर सकते हैं। देखिए, वो लेवल को टच करके दोबारा उसके नीचे आ रहा है, यानी कि वो 200 EMA का जो उसका रेजिस्टेंस बन गया है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है। सो कंटिन्यू कीजिए इस स्टॉक पे सेल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कीजिए। और यहाँ पे आपको 1270, 1250 के टारगेट्स भी नजर आएंगे। और यहाँ पे हमने जो मॉर्निंग में आपको एक ऑल्टरनेटिव पुट ऑप्शन भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था, टुवर्ड्स 30 खरीद लीजिए। देखिए, वो 1300 के पुट ऑप्शन का लो भी करीबन वहीं पे ही है, 30.6 के लो को मार के अगेन टुवर्ड्स 36.5 पे आया है। सो क्लियरली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है गोदरेज CP पे, तो शॉर्ट करने की कैंडिडेट यहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो गोदरेज CP पर ही फ़िलहाल कंटिन्यू करना है और यहाँ पर ही आप थोड़े से शॉर्ट के मौके ढूंढें। पर सोनी, इस बीच जो है मैं देख भी रही हूँ कि इंडेक्स लेवल पे ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई है और वो जो मोमेंटम था वो फिजल आउट हो रहा है। हालांकि इंडिया विक्स भी 3% ऊपर है। साथ ही देखिए, निफ्टी 50 अब फिर से लाल निशान में आता हुआ 19 अंकों की यहाँ पे कमज़ोरी है, पर बैंक निफ्टी अभी भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है। 100 अंकों की यहाँ पर जो है हम तेज़ी देख रहे हैं। पर इस बीच आपको एडवांसेस और डिक्लाइन के भी नंबर्स जो हैं ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि आप NSE पे देखें तो काफ़ी कांटे की टक्कर है बुल्स और बेयर्स के बीच में, क्योंकि 1100 स्टॉक्स बढ़ने वाले और 1100 स्टॉक्स जो हैं गिरने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि बुल्स और बेयर्स
के बीच में जो फाइट है वो कितनी इंटरेस्टिंग होती हुई दिख रही है। सोनी, एक और स्टॉक जो कि मैं एटलीस्ट ट्रैक कर रही हूँ वो है अपोलो टायर्स। मैं आपका भी इस पे टेक लेना चाहूँगी, पर उससे पहले मैं भी बता दूँ अपने दर्शकों को कि जितने भी ऑटो कंपनीज हैं OEMs वाली, वहाँ पर जो है काफ़ी बिकवाली हावी होती हुई दिखी है और सबसे ज़्यादा मूड जो है वो फेस्टिव सीजन सेल से ही हुआ है, क्योंकि काफ़ी अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही थी वहाँ से। पर ऐसे में ऑटो एंसिलरीज पर भी जो है इम्पैक्ट हम आते हुए देखते हैं और सीएट के भी जो हाल फिलहाल नंबर्स आए इसके पेयर के, वो भी इतने अच्छे नहीं रहे। सोनी, एक बार अपोलो टायर्स पे आप अपना टेक देंगे, कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? सृष्टि जी, अपोलो टायर्स एक ऑप्शन चेन ब्रेक डाउन दिया है, 500 के नीचे आज सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 480 लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे 502 पे बन रहा है। सो यहाँ पे भी एक फ्रेश शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। 502 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आपको 480 476 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। तो चलिए अपोलो टायर्स पर ये नजर रहेगी और इन टारगेट्स पर एक बार फोकस। फिलहाल 494 के लेवल्स पर आधे प्रतिशत की बिकवाली का दबाव यहाँ पर नजर आता हुआ। बैंक निफ्टी अपने आप को संभालते हुए, इस बीच निफ्टी में हम देख रहे हैं फिर से एक कंसर्न पैदा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सेक्टर ऑफ द डे आईटी सेक्टर अच्छी खासी मजबूती के साथ आईटी पैक में, और हो भी क्यों ना, न्यूज फ्लोज हैं, नतीजों के लिहाज से एक मोमेंटम है जो कि चुनिंदा स्टॉक्स में आईटी सेक्टर के देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, शुरुआती तेजी जिस तरह से नजर आई और इनफैक्ट जो पॉजिटिव लेवल्स हम देख रहे थे, ऑफ कोर्स निफ्टी के लिए अगर आप देखेंगे 24,800 के स्तरों का इंतजार अब भी है और बैंक निफ्टी के लिए 51,500 के स्तरों पर नजर रहेगी। लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे इस वक्त बाजार की सिचुएशन सिनेरियोस को देखते हुए? तो अभी भी डिफेंसिव ही ट्रेड रहेगा। सबसे पहले बाय रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, जहां पे 2600 2650 एक अच्छा सपोर्ट है, सो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। सो स्टॉप लॉस होगा 2650, टारगेट होगा 2800 का। ऑन राइज सेल ऑन सीमेंस होगा, स्टॉप लॉस 7600, टारगेट 7000 to 7100 का। चलिए, तो सीमेंस पर नजर रहेगी। और इनफैक्ट नरेश, आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे थे, अच्छी खासी मजबूती आईटी सेक्टर में बाजार की शुरुआत में ही देखने को मिली। और इनफैक्ट आईटी पैक का एक बार सामने लेकर आते हैं और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, नतीजों का एक एक्शन है जो कि क्लियरली नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर पर आपकी राय क्या रहेगी नरेश? आईटी में सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जो बाउंस बैक हो रहा है वो रिजल्ट्स के साथ हो रहा है और फिर थोड़ा फेड ऑफ हो जाता है, तो अगले दिन जब डिप मिले तब लेना है। तो जैसे आज बाउंस बैक हुआ है कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट एक्सेट्रा में, सो वहां पे वेट करूंगा। आज के दिन पे चेस करके नहीं खरीदना। तो क्लियरली पर्सिस्टेंट सिस्टम की अगर बात करें, तिमाही नतीजों में प्रॉफिट्स में हमने देखा करीब 23% की बढ़ोतरी और रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी 20% का इजाफा देखने को मिला था। और ठीक इसी तरह से कोफोर्ज भी 9 के नवरत्न शेयरों की सूची में हमने इसे शामिल किया था और स्टॉक में एक मोमेंटम के साथ पर्सिस्टेंट सिस्टम ऑलमोस्ट 6% की बढ़त, और साथ ही कोफोर्ज में हम देख रहे हैं मजबूत नतीजों के बल पर एक एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं, कल के सत्र में भी सोनी अगर देखें हमने देखा कि बैंकिंग प्लेयर्स जो हैं वो बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। बिकवाली का दबाव हर तरफ था, कौन सा सेक्टर नहीं था, कौन सा इंडेक्स नहीं था और कौन से शेयर्स नहीं थे, कौन से सेगमेंट्स नहीं थे जहां पर गिरावट हावी हो रही थी। लेकिन इस बीच भी बैंकिंग प्लेयर्स थे जो कि बाजार को थोड़ा बहुत संभालने का काम कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक को देखिए, पुल अप किए चार्ट, हमने करीब 1.5% की मजबूती। आईसीआईसीआई बैंक जो कल बाजार को संभाल रहा था, आज हम देख रहे हैं हल्के से कंसर्न्स यहां पर। लेकिन सोनी, सवाल कोटक बैंक पर, करंट सिनेरियोस को देखते हुए क्या आपको लगता है कि एक मोमेंटम के लिए अब रेडी हो रहा है? और कोटक बैंक में इन स्तरों पर किस तरह की राय आप देंगी? देखिए मानसी जी, मुझे लगता है कोटक बैंक यहाँ पे ओवरऑल जैसा फॉर्मेशन किया है 1800 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। एंड आज जो हम फ्रेश देख रहे हैं ऑप्शन चेन में थोड़ी बहुत ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं 1800 पे। पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा उस तरफ वो टेस्ट करने के लिए आए। यहाँ पे 1740 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 1740 को होल्ड करता है 1800 लेवल को टेस्ट करने जरूर आएगा। क्रॉस करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो जरूर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको टुवर्ड्स 1830 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 1740 के सपोर्ट के साथ होल्ड कीजिए। साथ ही अगर बैंक निफ्टी भी ओवरऑल हम देखें तो अभी भी 51,000 के सपोर्ट को होल्ड किया है।
कल भी उसने उसको ब्रेक नहीं किया था, उसको काफी स्ट्रांगली होल्ड किया है। आज भी बैंक निफ्टी 51,000 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर वो 51,000 सपोर्ट को होल्ड करता है, प्राइवेट बैंक्स यहाँ पे लीड कर सकते हैं, भले वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी या कोटक बैंक रहे। तीनों ही मेजर बैंक्स ओवरऑल इंडेक्स को सपोर्ट देने के लिए आ सकते हैं। अगेन एटलीस्ट बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 51,700 52,000 के रेंज को भी टेस्ट कर सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टॉक्स वॉच आउट करने के लिए। एंटायर इंडेक्स पे भी वहां पे हम नजर रख सकते हैं सपोर्ट। बैंक्स पर भी नजर रहेगी और इनफैक्ट बैंकिंग प्लेयर्स जो हैं जिस तरह से सिनेरियोज दिखा रहे हो, बैंक निफ्टी की तगड़ी पकड़ इस वक्त जो बाजार पर नजर आ रही है, इसे मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर नजर रहनी चाहिए। बजाज ट्विंस पर सोनी एक बार आपसे राय जानना चाहूंगी। ऑफकोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस में दूसरी तिमाही में मिले जुले नतीजे देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें करीब 23% की बढ़त देखने को मिली और ठीक इसी तरह के सिनेरियोज सिचुएशंस बनते हुए बजाज फाइनेंस में भी मुनाफे के फ्रंट पर अगर देखें करीब 13% की अपटिक देखने को मिली। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बाजार खुलने के साथ ही हमने देखा अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। इस तेजी को किस तरह से देखा जाए? मानसी जी, यहाँ पे बजाज फाइनेंस आज शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा रहा है, 6600 सपोर्ट को होल्ड किया है। शॉर्ट कवरिंग मूव अगर कंटिन्यू रहता है तो टुवर्ड 7000 एक बार टेस्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है 7000 पे, बट शॉर्ट कवरिंग मूव आज इंट्राडे बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है टुवर्ड 7000। बजाज फिनसर्व की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं, बट करीबन 1% के लॉन्ग पोजिशंस ऐड करते हुए यहाँ पे नजर आया है। सो बजाज फिनसर्व 1740 एक सपोर्ट माना जाएगा इंट्राडे के लिए, उसको होल्ड करता है तो टुवर्ड 1770 1775 एक बार बाउंस कर सकता है। ठीक है नरेश भाई, कुछ स्टॉक्स मेरे को आपसे पता करने में ज़रा स्पीड से पता करूंगा, आप मेरे को ज़रा बताते जाइएगा उन सभी शेयर्स के अंदर क्या करना है। स्टॉप लॉस टारगेट दे देंगे तो और अच्छा होगा, उसके हम स्टैंपिंग करते जाएंगे। पहले मैं कुछ आ जाता हूँ ऐसे शेयर्स पे जहाँ पर आज पोजीशनिंग थोड़ी ठीक हो रही है, यानी कि आज थोड़ी लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बन रही हैं। एक बार ज़रा NMDC चेक करना सर, बिना वॉल्यूम के चला है आज, यानी कि वॉल्यूम का बैक्ड नहीं है बट वैसे ठीक है शेयर, आज 2-2.5% ऊपर है NMDC में अभी भी अवॉइडेबल रहेगा, क्योंकि जब तक ये 235 क्रॉस नहीं करता और आयरन ओर प्राइसेस जरा स्पाइक नहीं करते, ट्रेंड साइडवेज ही रहेगा 210 to 235 के बीच में। सो अभी तो अवॉइड रहेगा। ठीक है। डिक्सन सर सस्ता हुआ ही नहीं था मार्केट के इस फॉल के अंदर भी, और आज इसमें वापस से लॉन्ग पोजीशंस बनी है। जरा देख के बताना, डिक्सन जिनके पास है वो होल्ड रखे ना, मैं फ्रेश वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, जिनके पास है वो होल्ड रखें। सो टेक्निकली अभी भी ट्रेंड अप है, बट बहुत ही ओवरबॉट है। अगर हम देखें ओवर द लास्ट, ये YTD स्टॉक ऑलमोस्ट 2x 3x है। सो ये पीरियड में यहाँ पे अगर कुछ भी करेक्शन आया तो करेक्शन ज्यादा इजीली आ सकता है। सो एज ऑफ नाउ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर किसी के पास है, और नहीं है तो अवॉइड भी है। ठीक है। बजाज ग्रुप के आज ज़्यादातर शेयर ठीक हैं, तो एक पैनिक का बॉटम बनने की कोशिश हो सकती है बजाज होल्डिंग की तरफ से, चाहे फिनसर्व हो, फाइनेंस हो या ऑटो हो, इन तीनों की होल्डिंग्स है बजाज होल्डिंग्स में। एक बार जरा बजाज होल्डिंग का शेयर फायर करना, ये भी करीब 10,000 की रेट के आसपास चल रहा है अभी। नरेश भाई इसको भी जरा चेक कीजिए, ये बॉटम बना देगा आज? सो टेक्निकली ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है। जब तक 9800 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव ही लगता है, तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस 9600 का और अपसाइड फिर से 11,000 11,500 की। ठीक है, 9600 का एक स्टॉप लॉस और 11,000 तक का टारगेट है। बजाज होल्डिंग को आप ध्यान रखिएगा। आप इन बिटवीन वापस से निफ्टी आ गया हरे लाल निशान में, और बैंक निफ्टी के पास भी सिर्फ 90 पॉइंट की बढ़त है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, अच्छा लगता है बैंक निफ्टी और निफ्टी का रिकवर करना, बट बुरा तब लगता है जब वे अपने लेवल्स को पार करके टिका नहीं पाए। सेलिंग का प्रेशर इतना है कि आप मोस्ट अवेटेड शॉर्ट कवरिंग, जिसकी सब लोग आरती की थाली लेके खड़े हैं कि भी शॉर्ट कवरिंग आ जाए आ जाए आ जाए, थोड़ा ही बाजार ऊपर होता है, चेहरों में खुशी आ जाती है, लेकिन वो 5 से 10 मिनट में फिर गुम हो जाती है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए मार्केट में सेलिंग का प्रेशर कितना है। एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है मार्केट, छोटा सा सेल का बटन दबता है, मार्केट भर भरा के नीचे आ जाता है। फिर ये नहीं देखता वो कितना टूटा है, फिर वो ये देखता है कितना और तोड़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मार्केट के भी बॉटम नहीं पक्के हुए हैं, अभी कच्चे लेंटर्स हैं सारे के सारे। 24,800 51,500 मस्ट हैं
जो चाहिए ही चाहिए हमको। अब कुछ और शेयर्स जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, उसमें एक और है बलरामपुर चीनी। सोनी पटनायक जरा आप देखना, बलरामपुर चीनी ट्रेड लेना आज। डीपी जी, मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी जो है अपने सपोर्ट के पास आ गया है। 600 का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा रिस्क रह सकता है यहाँ पे, बट अगर किसको लॉन्ग्स की तरफ देखना है तो 600 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको होल्ड कर सकते हैं। टुवर्ड 615 618 लेवल्स यहाँ पे बाउंस कर सकता है। ओके सोनी, एक बार जरा सेल का चार्ट भी चेक करना है, ब्रेकडाउन हुआ है क्या सेल के अंदर आज, और ज्यादा गंभीर वाला ब्रेकडाउन है क्या? देखिए, सेल हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक नजर आ रहा है, बट 115 का सपोर्ट है यहाँ पे। अगर बाउंस कर सकता है देन फ्रॉम 115 के लेवल्स पे से लेकर यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक नजर आ सकता है, बट वीकनेस रहेगी। सो यहाँ पे अनदर 1.5% को डाउन साइड में टेस्ट करने की स्पेस है स्टॉक में। तो 115 के सपोर्ट के पास दिखना चाहिए कि वहां से बाउंस करता है, पकड़ता है सपोर्ट, या उसको भी ब्रेक करता है। ये इंपॉर्टेंट है। खैर इस बीच में आपको इंडिया विक्स का चार्ट अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इन बिटवीन बैंक निफ्टी ने भी अपनी सारी बढ़त खो दी है वापस से, और वो भी ऑलमोस्ट अब बैक इन रेड हो चुका है और 51,200 की कैटेगरी में आ गया है। तो जो शुरुआती बढ़त थी वो धीरे धीरे करके गुम हो रही है। इंडिया विक्स 2.5% बढ़कर 1481 के आसपास आ चुका है। एडवांस डिक्लाइन भी एक बार फायर करना चाहें तो वो भी आप फायर कर सकते हैं स्क्रीन से। अब जरा मैं शॉर्टिंग कैंडिडेट आपके सामने रखता हूं जहां पे आज एग्रेसिव शॉर्टिंग फिर से हो रही है। उस शेयर में अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी, चलो ठीक है वॉल्यूम नहीं है इसमें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 66 रुपये का शेयर है। नरेश एक बार जरा आप इसको चेक करेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पे एक जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट आ रहा था 70-72 का ब्रेकडाउन हो गया, बट प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। सो अगर हम देखें स्टॉक का भाव 100 हुआ करता था लास्ट ईयर, स्टॉक ऑलरेडी 65-67 पे आ गया, और लास्ट जो ब्रेकआउट पॉइंट था ये स्टॉक का अराउंड 63-65 था, जो उसका 2021 का भी हाई वहीं पे था। सो 63-65 पे सपोर्ट मिलना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट नहीं बनता, बट एक रिस्की बाय बन सकता है 63-65। ठीक है, मैं इन बिटवीन आपको एक चार्ट और दिखाना चाहता हूँ इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स का डेली चार्ट है जिसपे 50 और 200 दिनों का एवरेज का ये टिपिकली ब्रेकआउट फिर से कर रहा है। अगर आप देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर ये नोटिस भी हो रहा होगा, आप इसको देख भी रहे होंगे। इसकी अटेम्प्ट पहले भी हुई है बट वो फेल अटेम्प्ट हुई है, यानी कि अगर आपको हो तो मैं मार्क भी कर देता हूँ आपके लिए। ये वाली अटेम्प्ट है जो फेल अटेम्प्ट हुई, ये वाली अटेम्प्ट है जो फेल अटेम्प्ट हुई। लेकिन अटेम्प्ट तो फेल हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी विक्स ज़्यादा नहीं टूटा और फिर से 11.5 का बेस बना के एक नया ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। विक्स दैट मीन्स फियर इन द मार्केट एंड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, बोथ का रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, अभी ब्रेकआउट वाली कैटेगरी पे है, या तो फिर से फेल हो इसी जगह पर ही और वापस नीचे आए ताकि आपको एक पुल बैक का सौदा मिल जाए। अगर ये फेल नहीं होता तो ट्रस्ट मी पुल बैक के बारे में अभी सोचना नहीं जल्दी। और ये मार्केट ने आपको करके दिखा दिया, ये करके दिखाया है। निफ्टी को दिखाओ एक मिनट जरा स्क्रीन पर, और दिखाओ एक बार जरा बैंक निफ्टी को स्क्रीन पर, आपको पता लग जाएगा मार्केट क्या करके दिखाता है। निफ्टी इस समय 70 पॉइंट नीचे आ चुका है वापस से, और थोड़ी देर पहले हमारे निशान को डिस्कस कर रहे थे। अब देखो डेज लो कर दिया फिर से। सेम विद द बैंक निफ्टी जिसके बारे में बोल रहा था कि एफर्ट्स ज़्यादा कर रहा है और 51,000 को बचाएगा, और आज के लोस को भी ब्रेक करने की तैयारी हो रही है वापस से। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे लेवल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट के पास स्ट्रेंथ नहीं है। ये आज का सिर्फ 10 मिनट का सेशंस काट के क्लासरूम्स में पढ़ाया जाना चाहिए कि स्ट्रेंथ खोजो नहीं, स्ट्रेंथ आएगी तो फील गुड से आएगी। ऐसे नहीं आएगी कि मेरे सोचने से स्ट्रेंथ आ जाए तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। स्ट्रेंथ लेवल से आएगी, रुकने से आएगी, पार्टिसिपेशन से आएगी, वॉल्यूम से आएगी, एफआई से आएगी, या बड़ा बड़ा और चीज़ों से आएगी। ये सिर्फ बोलने से नहीं आएगी। खैर एनी हाउ, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आज एक शेयर मेरे को बस और लेना है लास्ट में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। नरेश भाई कितना टूटेगा ये? ट्रेंड अभी भी वीक ही है स्टॉक का, और इसमें जो मेजर सपोर्ट है वो 4100 to 4000 का है, जो इलेक्शन डे लो था। तो जब तक ये होल्ड करता है तब तक ये साइडवेज रह सकता है, बट ओवरऑल पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही। एक रेंज बाउंड मूव होगा 4000 to 4600 के बीच में।
से 4,600 के लेवल्स के आसपास रेंज बाउंड मोड, यहाँ पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, एक लेवल पर फंसा हुआ फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्टॉक। सोनी, वरुण बेवरेजेस को एक बार पुल अप करेंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और इनफैक्ट खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है। 800 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, करीब 3% की तेजी। काफ़ी हद तक पॉजिटिव ग्रोथ लेवर्स हैं यहाँ पर जो कंपनी देख रही है। इम्पैक्ट अगर आप देखें, पिछले दिनों भी हमने देखा एबिटा ग्रोथ, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर स्टॉक कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इस वक्त अगर आप देखें टेक्निकली चार्ट्स पर भी ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। सो नई कैटेगरी, नई क्षेत्र में इनोवेशन करने की कोशिश। टेक्निकली वरुण बेवरेजेस 613 के लेवल से 800 तक जाता हुआ आप देखती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 600 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको क्रॉस किया है, होल्ड कर रहा है। उसके ऊपर 2050 EMA को भी होल्ड कर रहा है। आज तो कहीं ना कहीं अगर वो दोबारा 625 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहां से आपको 650 670 के रेंज पे आते हुए नजर आएगा। सो मुझे लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी सीमिंगली डिसेंट है यहाँ पे। 600 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो 600 का एक स्टॉप लॉस और पोजीशन जिनकी है एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनाए रखे, राय वरुण बेवरेजेस पर मिलती हुई। इस बीच दुरेश, इमर्जिंग मार्केट्स पर भी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और स्ट्रक्चरल अपील जो है काफ़ी हद तक इंटैक्ट रखी है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें, अंडरटोन को लेकर पॉजिटिव यहाँ पर नजरिया, पर्टिकुलरली सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो ऑटोज, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, रियल्टी जैसे स्पेसेस हैं जहाँ पर ओवरवेट नजरिया बरकरार रखा है। इन तमाम सेगमेंट्स के में कोई चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर है इस वक्त? सो एज ऑफ नाउ ऑटोज में ध्यान होगा कि अगर और डीपर करेक्शन आता है तो इंटरेस्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। जैसे हीरो मोटोकॉर्प 4800 के आसपास एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। मारुति अगर करेक्ट होता है 11,000 11,300 अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। रियल एस्टेट में एज ऑफ नाउ वेट करेंगे क्योंकि करेक्शन अभी तक ज्यादा हुआ नहीं है और काफी सपोर्ट्स के आसपास है। कुछ स्टॉक्स ब्रेक डाउन भी हो रहा है। सो ओवरऑल ऑटोज पे ध्यान रहेगा अगर और भी करेक्शन 4-5% यहाँ से गिर जाए तो। बिल्कुल, ऑटो सेक्टर पर फोकस, यहाँ पर करेक्शन का इंतजार, उसके बाद एक्यूमुलेशन की राय यहाँ पर आती है। रियल एस्टेट, थोड़ी देर पहले डिम्पी भी बता रहे थे कि काफ़ी वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखना, काफ़ी संभल कर रियल एस्टेट स्पेस में, क्योंकि वहाँ पर अपसाइकिल बिल्कुल नजर आएगी लेकिन वक्त पर बिल्कुल संभल कर, समझ कर उसमें एंट्री लेने की राय मिलती हुई। आगे बढ़ते हैं और अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। चॉइस इंटरनेशनल के नतीजे अच्छे आए हैं, साथ ही कंपनी की सब्सिडरी ने एक अधिग्रहण का भी ऐलान किया है। क्या है पूरी डिटेल्स नतीजों को लेकर और साथ ही इस नए अधिग्रहण को लेकर, आइए सारी की सारी जानकारी समझते हैं शरद के साथ। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, चॉइस इंटरनेशनल की बात करें तो दूसरे तिमाही के नतीजे जो है अच्छे देखने मिले हैं। रेवेन्यू में लगभग 23% का सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है। वही अगर पैट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 44% का ग्रोथ देखने मिला है। जो ओवरऑल नतीजे हैं अनुमान से बेहतर आया है। और वही अगर सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में बहुत सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स है, जैसे कि एक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे 14% बढ़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इक्विटी की AUM और जो वेल्थ प्रोडक्ट की AUM है उनमें भी बहुत अच्छी बढ़त देखने मिली है। और ओवरऑल NBFC बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी जो है रिटेल लोन्स में लगभग 50% का ग्रोथ आया है। ऑपरेशनल अपडेट और Q2 नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग आए हैं, लेकिन कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन भी किया है, उस पर बाजार की नज़र रहेगी। उनकी जो आर्म है चॉइस फिनसर्व, उन्होंने रिटेल लेंडिंग बिजनेस पैसाबडी फाइनेंस और श्योरवर्थ फाइनेंशियल सर्विसेज को अक्वायर किया है। अब इसके कारण क्या होगा कि चॉइस फिनसर्व का टोटल AUM है वो 75% बढ़ जाएगा और उसका जो टोटल AUM है 800 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है MSME लेंडिंग और ग्रीन फाइनेंसिंग को लेके। ब्रांच नेटवर्क भी जो है ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ जाएगा 168 लोकेशन से। और ओवरऑल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगा 1180 एम्प्लॉयज़ का। याद रखिए जो एक्विजिशन होने वाली है ये स्लम्प सेल वाले ट्रांजैक्शन के ज़रिए होगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहा है चॉइस इंटरनेशनल का, जहाँ पे दूसरे तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं और एक इम्पॉर्टेंट NBFC स्पेस में 2 एक्विजिशंस कंपनी ने किया है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो क्लियरली नतीजे भी अच्छे हैं और उसके साथ साथ नए अधिग्रहण पर भी फोकस चॉइस इंटरनेशनल। अगर यहाँ पर देखें अधिग्रहण के साथ MSME और ग्रीन फाइनेंस पर कंपनी फोकस करती हुई दिखेगी। तो डेवलपमेंटल स्टेज है ये और साथ ही नंबर्स का सपोर्ट है जो कि इस वक्त मिलता हुआ दिख रहा है। एक बार क्विक मार्केट चेक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी शुरुआती तेजी फ्रिजल आउट होती हुई नजर आई और उसके साथ साथ अगर आप देखें
बाजार के हीट मैप को एक बार पिकअप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बजाज ट्विंस सब भी बाजार को संभालते हुए, बैंकिंग प्लेयर्स और साथ ही ऑटोमोबाइल की चुनिंदा कंपनियां हैं जहां पर हम कुछ हद तक मोमेंटम देख रहे हैं। कंजम्पशन प्लेस में हमने आज सुबह भी आपको बताया था कि डिफेंसिव्स में फार्मा, कंजम्पशन ऐसी थीम है जो कि इस वक्त बाजार को संभालती नजर आ रही है और इसे संभालना भी चाहिए, क्योंकि बाजार में जब उतार चढ़ाव या बिकवाली का दबाव हावी होता है तो डिफेंसिव्स ही हैं जो कि बाजार को संभाल सकते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ हद तक मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ तो नजर आ ही रहा है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं। शुरुआती तेजी के बाद आईटी प्लेयर्स के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त गिरावट झेलते हुए, साथ ही अगर आप देखें HUL, ट्रेंट, अपोलो हॉस्पिटल, ICICI बैंक, टाइटन जैसी कंपनियां हैं जहां पर गिरावट इस वक्त हावी होती हुई नजर आ रही है। सो क्लियरली अगर आप देखें, छोटी मझौली कंपनियों की अगर बात करें, वहां पर जो करेक्शन था वो करेक्शन का स्टेज अब भी नजर आ रहा है। बाजार ने शुरुआती तेजी जरूर पकड़ी, लेकिन उसके ठीक बाद बाजार में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये रहा मार्केट्स का हाल, पर अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑप्शंस की रणनीति क्या होनी चाहिए। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए ऑप्शन में क्या होनी चाहिए रणनीति और कौन से स्टॉक पे है आपकी नज़र? मॉर्निंग शशि, देखिए बिकवाली वाला ट्रेड है, जिस हिसाब से लगातार एक तरफा गिरावट हम देख रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट आइडियाज पे फोकस करके चलना चाहिए। HPBT, IOC, इनफैक्ट ये तीनों ही स्टॉक वीक नजर आ रहे हैं। तो HPCL इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्पेसिफिकली शॉर्ट की राय है, जिस हिसाब से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से 380 के नीचे फिसलता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे 400 का पुट ऑप्शन जो 11 to 11.5 के रेंज में खरीदना होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 9 रुपीज का एंड टारगेट होंगे 17 के। इसका अगर हम लॉट साइज देखें तो लॉट साइज 2025 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5000 का रिस्क है एंड अप टू 11,000 के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया नीलेश आज के ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए। तो HPCL देखिए 400 का यहाँ पे आपको पुट खरीदना है 11 से 12 रुपए में। यहाँ पे अधिकतम मुनाफा और साथ ही अधिकतम नुकसान भी आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। पर जिस तरीके का मार्केट है, आपको खास तौर से अपने स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखना है। पर इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है FNO सेगमेंट में, और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है 50,000 रुपए का होता है। तो सोच कर ही आप ये ट्रेड लें, साथ ही स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर से रखें। तो ये थी आज ऑप्शंस की रणनीति HPCL। यहाँ पर आप FNO के ज़रिए, ऑप्शंस के ज़रिए एक ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं। पर आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अपनी अगली बड़ी खबर का, जहाँ पे IDBI बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी में विनिवेश के लिए अगले महीने ड्यू डिलिजेंस शुरू हो सकता है। आइए इस खबर की और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या है बड़ी खबर? देखिए, IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार अब प्रक्रिया को तेज करने जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो भी जरूरी क्लियरेंस हैं वो लगभग ले लिए गए हैं और अब जो बिडर्स ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया है वो अगले महीने से शुरू होने जा रही है, यानी कि नवंबर से ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा सरकार की योजना यह है कि चालू वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही तक फाइनेंशियल बिड्स जो है वो इनवाइट किया जाए। साथ ही साथ जो भी इंटरेस्टेड बिडर्स हैं उनका एक्सेस डेटा रूम तक हो, ये अगले 15 दिन में सुनिश्चित कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो भी इंटरेस्टेड बिडर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं, उनके लिए जो जरूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है होम मिनिस्ट्री की तरफ से वो पहले ही ले लिया गया है। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो ड्राफ्ट शेयर परचेज एग्रीमेंट को फाइनल करना होता है, जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद, उस प्रक्रिया की भी शुरुआत जल्द होने जा रही है। यानी कि सरकार अब प्रोसेस के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी मिल रही है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो भी प्रोस्पेक्टिव प्रमोटर होगा IDBI बैंक का,
इस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि वो जो दो बैंक है, दो एंटिटी हैं, उनको मर्ज कर ले, ताकि आरबीआई के नियमों के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से प्रोमोटर के पास एक ही बैंक लाइसेंस होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके लिए पर्याप्त समय जो है वो प्रोमोटर को दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आईडीबीआई बैंक को पहले ही आरबीआई की तरफ से फिट एंड प्रॉपर अप्रूवल मिल चुका है और अब सरकार प्रक्रिया को तेज करना चाहती है ताकि वित्त वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही तक कम से कम जो फाइनेंशियल बिड्स है वो इनवाइट किया जा सके। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये पूरी जानकारी के लिए। देखिए, आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर कई समय से प्रक्रिया चल रही है और अब इस कड़ी में अगला स्टेप सरकार का क्या है वो पूरी जानकारी हमें प्रकाश ने दी। आज अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस फिलहाल मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ थोड़ा सा सपाट ज़रूर है, पर इस बीच आपको ध्यान में रखना होगा, हालांकि बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है रिकवरी से, पर कुछ एक पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगी। देखिए, कूल ऑफ आया है इंडिया विक्स में, जहाँ हमने शुरुआत की थी 3-4% की, वहाँ पर तेज़ी थी, हल्की वहाँ पे नरमी आई है और दो लार्ज कैप्स नेम, आप बजाज ट्विंस के को तो आप देखेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय पहले मानसी भी इस पे चर्चा कर रही थी और हाईलाइट कर रही थी किस तरीके से ये मार्केट के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा जोश दे रहे हैं। पर ध्यान रखिए एचडीएफसी बैंक और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ऊपर आया है, ये दो काउंटर्स में थोड़ा सा मोमेंटम फिर से लौटता हुआ दिखा है। एचडीएफसी बैंक फिलहाल डे हाई पे लगभग 0.25% की यहाँ पे तेजी है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो एकाएक स्पाइक आया है पिछले 10-15 मिनटों में और 0.1% की यहाँ पर तेजी है। डिम्पी, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप ये दो लार्ज कैप्स और हैवी वेट्स के मूवमेंट को, और क्या यहाँ पे अब थोड़े से वॉलेटाइल मूवमेंट के बाद या वॉलेटाइल शुरुआती सत्र के बाद थोड़े से हम सेटल हो रहे हैं? देखिए सृष्टि, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, उल्टा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मार्केट जिस जगह पर आके खड़ा हुआ है, आपको नहीं लगता यहाँ पे कुछ बड़े शेयरों को अपना रोल अपनाना चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और उनके बिना बाजार इस दलदल से नहीं निकल पाएगा? बिल्कुल। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल डिम्पी, मुझे तो ऐसा लगता है, इसीलिए मैं एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज को थोड़ा हाईलाइट भी कर रही थी। यस, इसलिए मैं ये पॉइंट मैंने जान के आपसे पूछा कि पहले 6 से 7 शेयर ऐसे ले आओ मार्केट के अंदर जो अपने दम पर चलें और मार्केट को भी चलाएं। ऐसा नहीं है कि एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में आपको शेयर बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। जरा दिखाना चाहो तो एडवांस डिक्लाइन की रेशियो वापस से दिखाओ। आपको 700 से ज़्यादा शेयर एनएससी पर आज तेज़ हैं, लेकिन एनएससी का जो इंडेक्स है, जिसको टॉप हम निफ्टी 50 कहते हैं, वो लाल निशान में है। ये आप देख रहे हो 900 से ज़्यादा शेयर एनएससी पे चल रहे हैं, आज हरे निशान में है। एफ&ओ के 105 शेयर एफ&ओ बढ़त में है, लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए आपको कम से कम 50 शेयरों में से भी 10 शेयर ऐसे चाहिए जो बहुत अच्छे से चले। तो आपको जो 6-7 शेयर में सुबह दिखाता हूँ, ये मोर देन 50% वेटेज रखते हैं मार्केट की। इनमें से कुछ ना कुछ चलना बहुत ज़रूरी चाहिए, जो सृष्टि ने आपको नोटिस कराया। दूसरा पॉइंट, लेवल्स की बात। 24,500 ये तो ठीक है, तो रिक्वायर्ड ही है हमारा, लेकिन 24,800 भी चाहिए। बोलेंगे सर ये तो 300 पॉइंट है, तो भाई कल आपने 300 पॉइंट तोड़े हैं, कल का भाव था 24,800, तो आज ले आओ ना 24,800 वापस से। और अगर आज में 24,800 आ गया तो आपका जो डैमेज 24 घंटे के अंदर रिपेयर होगा, मार्केट इसको हाथों हाथ लेगा। अगर ये डैमेज रिपेयर नहीं होगा तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सारी एवरेजेस टूटी हुई हैं, एवरेजेस को रिपेयर करना पड़ेगा। आपको एक जंक्शन पे जाना है, सड़क तो टूटी हुई है, सड़क को ठीक करोगे तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, तब सड़क ही खराब है, सड़क में खड्डे हैं, रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना ध्यान से नोटिस करनी चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा, ना एकदम से निराश होइए, ना एकदम से एग्रेसिव होकर मार्केट के अंदर आइए, थोड़ा अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए। इसलिए मैं कई बार मार्केट के अंदर बोलता हूँ, भाव और भावनाएं दोनों पे कंट्रोल होना इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है। प्रोड्यूसर साहब, आप क्या कह रहे थे, एक बार ज़रा वापस से बताइए, फिर हम उस पर आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, मानसी जी कुछ कहना चाहते हैं शायद? बिल्कुल वेल एक्सप्लेन डिम्पी जी, और आप बता रहे हैं
हैं कि इस वक्त सिनेरियोस को देखते हुए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर तो आइए जो कि मजबूती दिखा रहे हैं। भाव और भावनाओं को कंट्रोल करना सही है, लेकिन चांदी की चांदी हो रही है डिम्पी। सोने चांदी के स्तरों को देखते हुए, और अब त्योहारी सीजन भी है, भावनाओं को कंट्रोल जरूर करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे निवेशक, लेकिन दिवाली से ठीक पहले कंजम्पशन स्पेस है, बुलियन मार्केट है। विश्व मोहन जब हमारे साथ जुड़ेंगे उस पर विस्तार से बातचीत भी करेंगे, लेकिन क्या लगता है इस थीम को नहीं पकड़ना चाहिए? देखिए, अब मानसी, जब भी आप कभी पैसा लगाएं मार्केट के अंदर तो ये बात तय है कि एक असेट क्लास के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता, ये देश के जितने भी बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या फाइनेंशियल्स पैसा लगवाते हैं, CFA हैं, CFP हैं, वो सब आपको बोलते हैं कि आपके असेट क्लास मल्टीपल होने चाहिए। इक्विटीज़, साथ में गोल्ड सिल्वर यानी कि आपके प्रीशियस मेटल्स इंक्लूडिंग बिटकॉइन। आपको मालूम होगा पिछले आज से 2-2.5 महीने पहले सभी ऑल टाइम हाई पे टेस्ट कर रहे थे। ना केवल आपके बिटकॉइंस थे बल्कि गोल्ड थे, आपके इक्विटीज़ थे और काफ़ी हद तक और असेट्स क्लास भी इंक्लूडिंग रियल एस्टेट भी उसमें से आप एक काउंट कर सकते हैं। तो ये बात तो सच है कि सारे असेट्स क्लास आपके पास होने चाहिए। गोल्ड का अलग रीज़न हो सकता है, उसमें ग्लोबल भी होता है, उसमें डोमेस्टिक भी होता है, क्योंकि गोल्ड एक देश की करेंसी या एक देश का बाजार नहीं है, वो सबका साझा है। तो इसलिए जब जब पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा भी पैनिक रहेगा तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। गोल्ड की कंजम्पशन इंडिया में अच्छी होती है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को और दूसरे देश दूसरे तरीके से कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं आपके और दूसरे एसेट क्लास पे। देखिए, इक्विटीज़ का पैसा घूम फिर के रियल एस्टेट में भी आया, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक बड़ा चंक मार्केट का रुकेगा तो दूसरा भी रुकेगा, ये बात ध्यान रखनी चाहिए जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बड़ा एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। बस इतना ही मेरे को भी बोलना है, क्योंकि अभी समय नहीं है ये डिस्कशन का, थोड़े मैक्रो डिस्कशंस हैं, इसके लिए हमको बाद में समय निकालना होगा। इन बिटवीन मैं 250 पॉइंट की बढ़त फिर से बैंक निफ्टी पे देख रहा हूँ। शुरुआत हुई थी लाल निशान में, 200 पॉइंट ऊपर आए, 200 पॉइंट खोए, फिर 200 पॉइंट ऊपर आए। ये हल्का मार्केट जो मैंने आपको सुबह सुबह बता रहा था कि मार्केट हल्का है, ऐसे धक्का देता हूँ तो आगे चला जाता है, ऐसे करूँ तो खिंच के आ जाता है। ये हल्के मार्केट की पहचान है। इसमें रिटेलर्स को जल्दी जल्दी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन आप बस थोड़ा शांति पकड़े रखना, लैब ट्रेड करना, छोटे छोटे ट्रेड करो और बैंक निफ्टी से शुरुआत करो। आज खुल्लम खुल्ला आपको बताया था हमने, और आज देखो निफ्टी का परसेंटेज गेन 0.18, बैंक निफ्टी का परसेंटेज गेन है 0.50, एथिकली 3 गुना ज़्यादा है परसेंटेज गेन में बता रहा हूँ मैं, और कन्विक्शन हाई है। तो बड़ा ही सेलेक्टिव होकर काम करना। और अभी थोड़ी देर पहले आपको सृष्टि भी बता रही थी कि HDFC बैंक का आज उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मेरे को भी इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि 1730 के ऊपर है।